रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस में सबसे पहले तो हमने रिस्क शब्द का मतलब सीखा था। क्या होता है रिस्क का मतलब? अनसर्टेनिटी। रिस्क अराइज ही इस चीज से होता है कि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है। अगर फ्यूचर में 100% प्रोबेबिलिटी के साथ कोई बात कह दी जाए कि ऐसा होगा ही होगा, तो काहे का रिस्क? ठीक है ना। रिस्क तभी है जब फ्यूचर अनसर्टेन है, प्रोबेबल है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा वर्ड आया था लिवरेज। लिवरेज का मतलब बिल्कुल इन्होंने सही बताया। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लिवरेज का मतलब यह है कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया है, मेरे पास नहीं है। बाहर से लाया गया एक ऐसा कंपोनेंट मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हो सकता है मुझे मल्टीपल टाइम्स फायदा हो सकता है मुझे मल्टीपल टाइम्स नुकसान हो। इसी को फिर हमने लिंक करने के लिए, सिर्फ कि ये बात समझ में आए, लेमन एग्जांपल, लेमन लैंग्वेज में समझा था कि एक बड़ा पत्थर है, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस बड़े पत्थर को हम हिला पाए। एज अ लिवर हमने, ओहो चलो, एक बड़ा पत्थर है, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस पत्थर को हिला पाए। हमने क्या किया, एक छोटा पत्थर रखा, उसके बीच में एक रॉड लगा दी, ये एक तरह से हमने एक लिवर बना दिया। ठीक है। उसके बाद इसी लिवर को यहां से पुल करेंगे, यही जो बड़ा पत्थर था, जो हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी हम इसको हिला पाए, लेकिन अब लिवर की हेल्प से हम इसको हिला पाएंगे। ठीक है ना। तो एक तरह से ये लिवर क्या है, बाहर से लाया गया कंपोनेंट जो कि हमारी ही कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहा है कि पहले हम इस पत्थर को नहीं पुल कर पा रहे थे, अब कर पाएंगे। लेकिन नुकसान, इससे फायदा क्या होगा, कैपेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। नुकसान क्या होगा, अगर ये रॉड टूट गई तो खुद ही के ऊपर आके लगेगी। यहां पे दूसरा एग्जांपल, सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए दूसरा लेमन एग्जांपल समझा था। जैसे जो गाड़ी को पुल करने के लिए जैक होता है, किसी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने बेयर हैंड से गाड़ी को पुल कर सके, लेकिन वही जैक, उस पे भी इंसान खुद ही प्रेशर लगाता है अपने हाथ से या पैर से, और वो गाड़ी पुल हो जाती है। तो बाहर से लाया गया कंपोनेंट वो जैक, जो कि आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है कि आप पूरी गाड़ी को पुल कर पाएंगे, लेकिन नुकसान ये है कि अगर वो टूट गया तो चोट लग सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। ये बेसिक बातें समझी थी लेमन टर्म्स में, ताकि ये बात का मतलब समझ आए। फिर इसी चीज को हम स्टॉक मार्केट में लेके गए थे कि स्टॉक मार्केट में क्या लेवरेज होता है, क्योंकि लेमन टर्म्स में समझना एक अलग बात है, प्रैक्टिकल टर्म्स में, एक्चुअल बिजनेस टर्म्स में समझना एक अलग बात है। फिर स्टॉक मार्केट में लेके गए थे। अब स्टॉक मार्केट में मेरे को मालूम है पूरा पूरा अगर कोई बता पाए ना बताए, वैसे होना चाहिए याद, लेकिन मैं क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लेता हूं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में लिवरेज को समझने के लिए मैंने आपको एक बात समझाई थी, एक होता है इंट्राडे ट्रेड, एक होता है डिलीवरी ट्रेड। क्या होता है ये? सेम डे। ठीक है। और डिलीवरी कभी मर्जी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इंट्राडे का मतलब 9:30 मार्केट ओपन हो रही है, 3:30 मार्केट क्लोज हो रही है। आज अगर मैंने कोई शेयर बाय किया है तो आज की आज उसको सेल करके अपनी पोजीशन को सेटल करना, और इसको बोलते क्या है, स्केयर ऑफ करना। ठीक है ना। डिलीवरी ट्रेड मतलब आज शेयर खरीद लिया, मेरा मन करता है आज बेचूंगा, आज बेच लूं, मेरा मन करता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब मेरा मन करेगा तब मैं बेचूंगा। अच्छा, डिलीवरी ट्रेड में क्या आज अब अगर मैंने अभी शेयर खरीदा, अभी के अभी मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा? नहीं, T+2 सेटलमेंट होता है, 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले पैसा जाता है ब्रोकर के पास, ब्रोकर आगे स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देता है, इन रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज से शेयर निकल के ब्रोकर के पास आता है, इन रिटर्न वहां से निकल के डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। ठीक है ना। अच्छा, पहले तो ये बात समझी थी हमने, फिर इंट्राडे डिलीवरी ट्रेड रिवाइज हो रहा है सबको? मेरे ख्याल से आप भी नहीं आए थे लास्ट क्लास में। नहीं, अच्छा आप भी नहीं आए थे शायद? आए थे, अच्छा आए थे, ठीक है। और किसी की पहली क्लास तो नहीं है ना यार? और जिसकी है उसने आपकी पहली क्लास है, वीडियो नहीं देखी? अच्छा, अभी तक जो बातें बताई वो समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने 2 चीजें लिखी थी, एक लिखा था MIS मल्टीप्लायर और एक लिखा था CNC मल्टीप्लायर। MIS मल्टीप्लायर की फुल फॉर्म लिखी थी मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ, CNC की फुल फॉर्म लिखी थी कैश एंड कैरी। ये तो मैं रट के आया था, मतलब मैं भूल चुका हूं, आप समझा दो दीपा। बताओ बताओ बताओ। MIS मल्टीप्लायर क्या है, CNC मल्टीप्लायर क्या है? कैश एंड कैरी, CNC क्या है ये, और कौन सा मल्टीप्लायर कौन सी मार्केट फॉर्म में यूज होता है इंट्राडे डिलीवरी ट्रेड में? जो MIS मल्टीप्लायर है वो जो है वो हमारा इंट्राडे में। हाँ लिखा हुआ है, चलो ठीक है। आगे। तो हटा दो, आपको भरोसा नहीं मेरे ऊपर? नहीं भरोसा तो नहीं है, चलो फिर भी आगे। और ये जो ये CNC अपना ये डिलीवरी। ठीक है, भरोसा तब होगा, अब इसका मतलब बता दो। ये तो बता दिया आपने, बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि लिखा हुआ था MIS मल्टीप्लायर इंट्राडे में यूज होता है।
और CNC मल्टीप्लायर डिलीवरी ट्रेड में यूज होता है। ये होता क्या है? बिकॉज जो भी ये होता है वही लिवरेज होता है। अभी किसी से पूछ लो, उनको 2 मिनट बनाने दो। वो मीम नहीं बन रहा उस पे कि अभी इमीडिएटली सोचे नहीं है सोचेंगे लेकिन सोचे नहीं। आप बता दो खुशी। बहुत बढ़िया। अब तो बोल कुछ सर ये बता। सर ये जो 9x2 और 11x2 आपने बताए थे हैं? 9x और 11x, अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास 1000 रुपये है तो ना मतलब कि ब्रोकर आपसे 9000 रुपये का सट्टा क्यों करवाएगा। नहीं? अच्छा ठीक है। सो बेसिकली यहां पे होता क्या, बिल्कुल सही बताया। जैसे यहां पे इक्विटी में हम पैसा लगाते हैं, ये हर चीज में अलग अलग होता है। स्टॉक हो गया, अरे याद आ गया। हो गया, चलो बताओ। हाँ देखो, ये जो MIS मल्टीप्लायर होता है, ये जो होता है, ये ना हमारे रिस्क को 9 टाइम्स बढ़ा भी देता है और हमारे प्रॉफिट को भी 9 टाइम्स। बस 9 टाइम्स? 9 टाइम्स नहीं, मर्जी है वो तो। तो मैं आज स्टॉक एक्सचेंज को जाके कहता हूं मैं अपना ₹1,00,000 दे रहा हूं, सट्टा खेलना चाहता हूं, जीत गया तो मेरे को 100 करोड़ रुपए दे देना। ऐसा कर सकता हूं मैं? वो तो फिर आपको मल्टीप्लायर देगा। हाँ, मतलब मैं कर सकता हूं ऐसा, अगर मल्टीप्लायर होगा तो। फिर आप ही तो बोल रहे हो मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में किस किस चीज में पैसा लगाया जा सकता है? या तो आप नॉर्मल इक्विटी में पैसा लगा सकते हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा सकते हो, फॉरवर्ड फ्यूचर में, इनकी बातें नहीं करी थी, बस नाम डिस्कस करे थे। फॉरवर्ड फ्यूचर में पैसा लगा सकते हो, कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हो, इंडेक्स में पैसा लगा सकते हो, या फिर फॉरेक्स में पैसा लगा सकते हो। इन सबके आगे कुछ ना कुछ लिवरेज चल रहा होता है। लिवरेज मतलब जैसे यहां पे मैंने इक्विटी का एग्जांपल लिया था और हमने लाइव प्राइस चेक किया था। मैंने शायद बताया ही था, बस लाइव नहीं चेक करवाया था। यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा था 322.95 का, ठीक है ना। अब इस बैंक के शेयर के आगे स्टॉक एक्सचेंज जीरोधा नाम का ब्रोकर 9x कह रहा था, ठीक है ना। ऐसे लिख रखा था यूनियन बैंक, आगे उस शेयर का प्राइस, और 2 हेडिंग्स बना रखी थी, एक MIS मल्टीप्लायर उसमें 9x लिखा हुआ था, एक हेडिंग बना रखी थी CNC मल्टीप्लायर उसमें 1x लिखा हुआ था। तो अब यहां से हमने समझा था ये 9x है क्या। तो यहां पे एग्जांपल हमने लिया था, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 10,000 रुपए हैं और एक शेयर अगर 322 रुपए का है, तो हमारी खुद की कैपेबिलिटी कितनी है? हमारी खुद की कैपेबिलिटी तो ये है 10,000 रुपए है। तो 10,000 रुपए से कितने शेयर आ रहे थे? 31.06, 10,000 डिवाइडेड बाय 322, बस इतने शेयर्स आ रहे थे 10,000 रुपए के। अगर मैं अपनी खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करूं तो बाय कर लिए 10,000 रुपए के शेयर 31.06, और मान लो शेयर का प्राइस 322 से बढ़ के 325 हो गया, तो बेचूंगा भी कितने शेयर? वही 31.05। तो शेयर बेचे कितने के बिके थे? 325 रुपए के हिसाब से 10,095 के। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 95 का। और यही अगर शेयर का प्राइस फॉल कर जाता, 322 रुपए से 320 रुपए हो जाता, तो 31.05 शेयर्स 320 के हिसाब से मैं सेल करता, 9936 की मेरी सेल आ जाती। 10,000 की खरीद थी, 9936 की सेल थी, तो लॉस कितना हो गया? 64। मतलब फायदा 95 रुपए का हो रहा था, लॉस 64 का हो रहा था अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये बात समझ आ रही? अच्छा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में इसी शेयर पे अभी मैंने बोला MIS मल्टीप्लायर क्या चल रहा था? 9x। इसका मतलब क्या है? मैं पैसे दूंगा 10,000 रुपए, जिससे मेरी औकात है सिर्फ और सिर्फ 31.06 शेयर खरीदने की, लेकिन मेरा ब्रोकर क्योंकि इस शेयर के आगे 9x चल रहा है, मेरे को मल्टीपल 9 टाइम्स शेयर दिलवा देगा। मतलब 10,000 रुपए दूंगा, उसके बदले 90,000 रुपए के शेयर्स मेरे को दे देगा। समझ आया आपको? ये मतलब 31.06 शेयर 10,000 रुपए के आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9, कितने शेयर खरीदवा देगा मुझे? 10,000 रुपए के ही 279.54 शेयर्स मेरे को दे देगा। समझ आया आपको ये? अब अगर शेयर का प्राइस 325 हो गया, 322 रुपए में खरीदा था, 325 रुपए का शेयर हो गया, ये 3 रुपए एक शेयर का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपए के बदले मेरे ब्रोकर ने मेरे को शेयर दिए कितने थे? 279.54 मल्टीप्लाई बाय 279.54 शेयर्स, कितना प्रॉफिट हो गया? 838.62। यहीं पे अगर शेयर का प्राइस फॉल कर गया, 320 रुपए हो गया, तो 2 रुपए पर शेयर का लॉस, मल्टीप्लाई बाय 279.54, टोटल लॉस कितना? 559.08। समझ आया? अभी यहां पे एक बच्चे ने डाउट भी उठाया था, सर ब्रोकर ऐसा करेगा ही क्यों? इसमें ब्रोकर को क्या फायदा हो रहा है? वो भी बात डिस्कस करी थी, लेकिन वो 1 मिनट बाद अभी डिस्कस करता हूं, रिवाइज करवाता हूं। लेकिन पहले यहां से अल्टीमेटली ये जो 9x है, यही लिवरेज है। क्यों? लिवरेज का डेफिनेशन वही चेक पॉइंट से चेक करते हैं इसको एक बारी। एक ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से लाया गया है। मेरे पास तो 10,000 रुपए थे,
10,000 रुपए से तो मैं सिर्फ 31.06 शेयर खरीद पा रहा था, लेकिन बाहर से एक कंपोनेंट आया। बाहर से कहां से? मेरे ब्रोकर ने 9x का एक कंपोनेंट दिया, जिसकी वजह से मैं 279.54 शेयर्स 10,000 रुपए में ही खरीद पाया। समझ आया आपको ये? तो बाहर से लाया गया कंपोनेंट मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। मेरी कैपेबिलिटी थी 31.06 शेयर्स खरीदने की, खरीदवा दिए 279.54 शेयर्स। इससे होगा क्या? हो सकता है मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाए। खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 95 आ रहा था, यहां पे कितना आया? 838.62। हो सकता है मेरा लॉस भी मल्टीपल टाइम्स हो जाए। खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था लॉस हो रहा था 64, लेकिन फिर कितना हुआ? 559.08। तो वही डेफिनेशन में पॉइंट बैठ गया। बाहर से लाया गया कंपोनेंट कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा। हो सकता है प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स हो सकता है लॉस भी मल्टीपल टाइम्स हो। मेरे को बताओ ये बात समझ आ गई? लेमैन से भी बात कर ली, स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से भी। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ब्रोकर ऐसा करेगा क्यों, ब्रोकर ये 9x वगैरह दे क्यों रहा है। पहले तो यहां पे मैंने आपको ये बता दिया था कि ये जो 9x होता है कि मैं शेयर 10,000 के जितने खरीद सकता हूं उसके 9 टाइम्स दिलवा देंगे, 11 टाइम्स दिलवा देंगे, वट जो भी चल रहा होगा वो दिलवा देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में होता है, ये डिलीवरी ट्रेड में नहीं होता। मतलब अगर मैं डिलीवरी ट्रेड करना चाहता हूं तो जितने पैसे हैं उतने के जितने शेयर्स आ सकते हैं बस उतने ही मिलेंगे। हां, अगर मैं इंट्राडे करना चाहता हूं तो मेरे को ब्रोकर एडिशनल एडवांटेज देगा। ऐसा सिंपल सा रीजन ये है, हायर द रिस्क हायर शुड बी द प्रॉफिट और हायर मे बी द प्रॉफिट। इंट्राडे करने में एक अपने आप का इनहेरेंट रिस्क है कि आपको सेम डे सेटलमेंट करनी पड़ेगी। समझ आया? तो वो मोटिवेट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज यहां पे देते हैं। समझ आया? पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे डिस्कस करी थी, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है 9x का, जो कि यूनियन बैंक का चल रहा था एक्चुअल में। किसी शेयर का 11x चल रहा हो सकता है, किसी शेयर का 14x चल रहा हो सकता है। कमोडिटीज पे 100x तक होता है कि लाख रुपए लगाओगे 1 करोड़ का सट्टा खिलवा देंगे। फॉरेक्स पे 400 टाइम्स हो सकता है, 1 लाख रुपए लगाओगे 4 करोड़ रुपए का सट्टा खिलवा देंगे। तो वो हर सिक्योरिटी पे अलग अलग होता है, नंबर 1। नंबर 2, हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। समझ आया आपको? ये शेयर खान का डीमेट खुलवाया, वहां पे हो सकता है उसी शेयर पे 9x चल रहा हो। जीरोडा पे डीमेट खुलवाया, हो सकता है उसी शेयर पे 11x दे रहा हो, सेम डे सेम टाइम। तो ब्रोकर टू ब्रोकर भी वो वेरी करता है। ठीक है, यहां से फिर मैंने आपको बताया था जो ये सवाल आया था कि सर ब्रोकर ऐसा कर क्यों रहा है। कोई समझा सकता है ब्रोकर ऐसा क्यों कर रहा है? इसमें तो इन्वेस्टर का फायदा हो रहा है, लेकिन ब्रोकर को क्या फायदा हो रहा है? ब्रोकर ऐसा क्यों कर रहा है? ब्रोकर मेरे को मल्टीपल टाइम्स शेयर क्यों दे रहा है? आपने कैसीनो वाला एग्जांपल दिया था। कौन से वाला? कैसीनो का, कि मतलब कि 9 टाइम्स वो मेरे को सब वर्ड नहीं समझ आया किसका। अच्छा बता समझा दे। 9 टाइम्स वो ब्रोकर खुद जीतता है कि 1 टाइम सामने वाला जीतता है, कि चांसेस जो ब्रोकर के होते हैं ज्यादा। जो वो बाय कर रहा होता है कि सेल कर रहा होता है, तो उसको प्रॉफिट होगा तो इसको लॉस। बिल्कुल सही बात। सो बेसिकली यहां पे मैंने इस तरीके से, दोनों ने सही बोला है। यहां पे मैंने पहली चीज तो आपको ये बताई थी कि ये जो होता है कि 9 टाइम्स शेयर दिलवा दिए जाते हैं, ये और कुछ नहीं होता, एक डेट ट्रांजैक्शन होती है। ब्रोकर एक तरह से इनडायरेक्टली डेट दे रहा है, वो मैंने यहां पे बताया था। फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टर है, ये ब्रोकर है और ये स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना? ब्रोकर ने 10,000 रुपए दिए किसको? सॉरी, इन्वेस्टर ने 10,000 रुपए ब्रोकर को दिए। ब्रोकर कह रहा है 10,000 रुपए दे रहा है, शेयर तेरे को 90,000 रुपए के दूंगा। लेकिन ब्रोकर के पास भी शेयर कहां से आएंगे? स्टॉक एक्सचेंज से। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, ब्रोकर ने भी स्टॉक एक्सचेंज को जाके वही बात बोली, लो 10,000 रुपए मेरे को 90,000 रुपए के शेयर दे दो, क्योंकि मेरे को आगे इन्वेस्टर को 90,000 रुपए के शेयर बांटने हैं। समझ आई ये बात? स्टॉक एक्सचेंज ये बात मानेगा नहीं। स्टॉक एक्सचेंज कहेगा ब्रोकर को, ये तुम अपने इन्वेस्टर को आगे एडवांटेज दे रहे हो, मैंने नहीं कहा था ये एडवांटेज देने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज कहेगा तुम मेरे को जितने पैसे दोगे मैं तुमको शेयर उतने के ही दे दूंगा। तो ब्रोकर ने अपनी जेब से ऑन पॉकेट से एडिशनल 80,000 रुपए निकाले। इन्वेस्टर से 10,000 आ गए थे, अपनी जेब से 80,000 रुपए निकाले, टोटल हो गए 90,000। वो उठा के स्टॉक एक्सचेंज को दिए। स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी कितने की आई? 90,000 की ही आई। और स्टॉक एक्सचेंज से शेयर भी कितने के निकले? फिर 90,000 के ही। और ये 90,000 के शेयर इन्वेस्टर को दे दिए। समझ आया? अच्छा, ब्रोकर अपनी जेब से एक्स्ट्रा 80,000 रुपए के शेयर क्यों दे रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे मैंने आपको सिंपल रेफरेंस दिया था, सिंपल सट्टा है ये, कि कसिनो में जाते हैं, एक डीलर होता है जो पत्ते खिलवा रहा होता है और सामने एक खेलने वाला आदमी होता है। मैक्सिमम टाइम्स डीलर जीतता है, ये एक्चुअल में है। ठीक है, अगर 10 गेम लग रही हैं उसमें से 1 या 2 गेम खेलने वाला जीतेगा, बाकी की 8 गेम या 9 गेम डीलर ही जीतेगा। अगर मैक्सिमम गेम सामने खेलने वाला जीत गया तो कसिनो ही डूब जाएगा। समझ आया? वही गेम यहां पे है। अगर इन्वेस्टर बाय कर रहा है तो इन्वेस्टर को बेचने के लिए, सॉरी, इन्वेस्टर अगर बाय कर रहा है तो ब्रोकर ने इन्वेस्टर को सेल किया है।
समझ आया? इन्वेस्टर बाद में अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करने के लिए जब सेल कर रहा है तो ब्रोकर बाय कर रहा है उस टाइम पे। समझ आया आपको ये? तो अगर इन्वेस्टर के बाय और सेल करने से इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है, जितना इन्वेस्टर का मल्टीपल टाइम्स फायदा उतना ही ब्रोकर का मल्टीपल टाइम्स नुकसान, एंड वाइस वर्सा, जितना इन्वेस्टर का मल्टीपल टाइम्स नुकसान उतना मल्टीपल टाइम्स ब्रोकर का फायदा। और ये ब्रोकर है हमारा ताश की गेम का डीलर, और ये है खेलने वाला। मैक्सिमम टाइम्स कौन जीतता होगा? ब्रोकर। तो ब्रोकर को पता है 2 बारी अगर मैक्सिमम टाइम्स मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट देना भी पड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, 8 बारी 10 में से ये हारेगा, ये जीतेगा। एग्जाम्पल दिया ना यार, टाइम्स मतलब आप 11x 5x। हाँ, जैसे अगर इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, इसने बेचा, ठीक है, तो वो प्राइस जो है वो तो रेगुलरली फ्लक्चुएट करता ही जी रहता है। जी, तो अगर सपोज उसने आज 100 रुपए का शेयर जो है वो ब्रोकर से खरीद लिया, ठीक है, और उसी दिन अगर जो प्राइस है वो बढ़ गया, वो 101 हो गया, 102 हो गया, तो उसी समय जो इन्वेस्टर है वो तो प्रॉफिट अपना बुक कर लेगा ना, ठीक है, और वो मतलब उसे बेच देगा, गॉट इट, है ना। और मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब अगर उसने 5 मिनट बाद अगर उसका गॉट इट, गॉट इट। आप, मैं एक बारी आपकी बात यहाँ पे काट के क्रक्स बोल देता हूँ। आप शायद ये बोल रहे हैं, सभी सुन लो, शायद ये बोल रहे हैं आप कि सर अगर 100 रुपए का खरीदा और 5 मिनट बाद ही वो 102 रुपए का हो गया, वो फटाफट अपनी पोजीशन काट के निकल लेगा, तो इसमें तो ब्रोकर हमेशा ही हारता होगा। यही बोलना चाह रहे हो आप? आगे बस इतना ही। हाँ, तो फिर मतलब वही आप हमेशा ये कैसे कह सकते हो कि ब्रोकर ही जीतेगा और इन्वेस्टर जो है वो हमेशा हारेगा, उसके चांसेस 9 टाइम्स रहेंगे और उसका सिर्फ 1। अब सुनिए, ठीक है, ठीक है। अब ना जो इन्वेस्टर होता है, मैंने ना एक वर्ड लास्ट क्लास में भी यूज किया था, अगर कोई इंसान बड़ी समझ के साथ, मैच्योरिटी के साथ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे, वो नुकसान नहीं हो सकता उसको, ठीक है। स्टॉप लॉस वगैरह जैसी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, वो आगे आपके पूरे सिलेबस में आनी है यहाँ पे। बट यहाँ पे होता क्या है, 100 रुपए का खरीदा था, 102 रुपए हो गया, मेरे से लिखवा लो, आप नहीं बेचोगे उस टाइम, लिखवा लो, आप पैसे लगा के 100 रुपए भी लगा के देखो, नहीं बेचोगे। क्योंकि जैसे ही 102 रुपए होगा ना, और आपके मन में आएगा 2 रुपए का पर शेयर का प्रॉफिट है, और मेरे ब्रोकर ने मल्टीपल टाइम्स मेरे को शेयर दिलवा रखे हैं, तो मेरा प्रॉफिट अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये और बढ़ाते हैं इसको, फिर ये बढ़ेगा 104, नहीं बेचोगे आप। आप ना 3 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, जब तक मार्केट क्लोज होने पे आएगी, आप बेचोगे ही नहीं, ठीक है। अब इसमें मार्केट का थोड़ा सा ना, इसमें अगर समझना है, इस तरीके से हिसाब लगा के देखो। फॉर एग्जांपल मार्केट में टोटल 100 लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। वैसे तो लाखों में, करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होती हैं दिन में, लेकिन मान के चलते हैं सिर्फ 100 लोग हैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते होंगे, या 2% लोग ऐसे होते होंगे जिनको ना डीप पूरी मार्केट की समझ होती होगी, ठीक है। बाकी क्या होते हैं, अच्छा मार्केट का रुझान किस तरफ जा रहा है, परसेप्शन किस तरफ जा रहा है, या मेरे दोस्त ने मेरे को ये टिप बता दी, चलो जी लगा दो। मैं कहता हूं इसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनको समझ है, 90 लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है। ये जो 10 लोग हैं ना, ये तो टाइमली अपना सौदा काट के निकल लेंगे, जैसे आप बोल रहे हो 100 से 110 हुआ, 103 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर, वैसे ही ब्रोकर मल्टीपल टाइम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, निकलो। ये जो बाकी हैं ये नहीं निकलेंगे। ये कब निकलेंगे, जब 2-2:30 बजे, एक्चुअली में इसीलिए कहा जाता है, कभी आप सुनना मार्केट में 3 से 3:30 बजे के बीच में ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट या तो 3 से 3:30 बजे के बीच में होता है, या फिर 9:30 से 10:30 10 बजे के बीच में होता है, क्योंकि वहां पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी सारी पोजीशंस काट रहे होते हैं उस टाइम पे। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो ये 100 में से 10 लोग हैं, ये तो 3 बजे से पहले पहले अपनी पोजीशन काट के बैठ के प्रॉफिट कमा के बैठे होते हैं आराम से, फिर ये सिर्फ स्पेक्टेटर्स होते हैं। और जो ये बेचारे बाकी 90 लोग होते हैं, ये उस पे होते हैं, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। अब होता क्या है, ये 10 लोग 3 बजे सेल करके अपनी पोजीशन काट देते हैं, ठीक है। और ये 10 लोग नॉलेजेबल लोग होते हैं, इसलिए इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो छोटा नहीं होता। ये 90 लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, और ये 10 लोग जो होते हैं ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, राकेश झुनझुनवाला टाइप प्लेयर्स होते हैं, सुना होगा इंडिया के वॉरेन बफे कहा जाता है उनको, इस टाइप के प्लेयर्स होते हैं जो कि हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब ये 3 बजे से पहले पहले अपनी पोजीशन काट देते हैं, 3 बजे तक प्राइस बढ़ता है, 3 बजे जब ये अपनी पोजीशन काटते हैं, सेल करते हैं, मार्केट में बढ़ जाती है सप्लाई, क्योंकि सेलिंग बढ़ गई, फिर प्राइस होना शुरू हो जाता है फॉल। ये रीजन है मैक्सिमम टाइम्स ये हारते हैं। लेकिन आपने जो बात बोली, इतनी मैच्योरिटी अगर सब में आ गई, जो कि नहीं आ सकती,
इतना अगर आ गया एक्चुअली में बेटा फिर तो प्रॉफिट है। इसीलिए कई लोग ये बात भी बोल देते हैं इट इज इंपॉसिबल टू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन ग्रीड को हटा दो और थोड़ी सी नॉलेज ले आओ, वो नहीं लाते फिर सट्टा है। तो आई गेस आपका आंसर मिल गया इसमें, सभी को समझ आया यहां पे क्या बात बोली। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल उसमें हो जाता है रादर देन कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एक तरह से अब मेन आज की क्लास शुरू हो रही है। अभी तक तो मैंने लास्ट क्लास का डिस्कस किया, आई होप याद आ गया सबको, लिंक बन गया है सबका। अब सुनो, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसको समझेंगे। लिवरेज का एग्जांपल लेमन टर्म्स में बात कर ली, स्टॉक एक्सचेंज में बात कर ली, मेन कंपनी में बात करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा लिखेंगे। नंबर 1 हेडिंग डालिए इनकम स्टेटमेंट। थोड़ा थोड़ा इनकम स्टेटमेंट से आपको अपने कॉस्टिंग की याद आएगी। याद आ रहा है कहां पड़ा हुआ है ये? यहां तक तो था सब सेम, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने पढ़ा हुआ है। कॉस्टिंग में यहां पे इसके आगे की एक्सपेंशन है। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम यहां पे खत्म कर देते थे ना, जहां पे मैंने ईबीआईटी लिखा है इसको प्रॉफिट बोल के। अब इसके आगे आएगा ईबीआईटी, तो पता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्स ये आपके पास आ जाएगा ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ये आ जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको ना ब्रैकेट में लिख दो, एक नाम से और जानते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड। माइनस इक्विटी डिविडेंड ये आपके पास आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। लिख लिया? चलो अभी इसी को डिस्कस करना है। वैसे तो है नहीं इसमें कुछ डिस्कस करने वाला, इनकम स्टेटमेंट तो नॉर्मल सी है। पहले तो हमने, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया, माइनस किया उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी आ गया। यहां तक को कहते हैं बिजनेस पे हमने बात करी है, ऑपरेटिंग बात करी है कि बिजनेस को रन करते हुए, ऑपरेट करते हुए क्या सेल रेवेन्यू कमाया, उसमें से बिजनेस को रन करने के लिए कैसे वेरिएबल वाले और फिक्स्ड वाले खर्चे किए, और
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया, इसलिए ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। और ईबीआईटी के बाद फिर मैंने जो भी चीजें माइनस करी हैं, इंटरेस्ट माइनस किया है, टैक्स माइनस किया है, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया है, इक्विटी डिविडेंड माइनस किया है, और लास्ट में रिटेन्ड अर्निंग्स आई हैं। ये सब जो मैंने माइनस किया है, या तो इंटरेस्ट माइनस किया है वो डेट पे लगता है, या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे लगता है, या इक्विटी डिविडेंड माइनस किया है वो इक्विटी शेयर कैपिटल पे लगता है। टैक्स की हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सरकार जबरदस्ती आके लेना बैठ जाती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है ईबीआईटी आने के बाद, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह रहा हूं, उसके बाद तो मैंने वो सारी चीजें माइनस करी हैं एक तरह से फाइनेंसिंग नेचर की, कि जिस से मेरे पास पैसा आया था, इक्विटी प्रेफरेंस डेट, मैंने उसमें वो पैसा बांटा है। समझ आया? मतलब अगर मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में तोड़ दूं तो ये पूरी इनकम स्टेटमेंट क्या है, यहां तक तो बिजनेस से क्या कमाया, और इसके ईबीआईटी के बाद बिजनेस से जो भी कमाया था वो ईबीआईटी आ गया। उसके बाद उसको लोगों में बांटा है। कौन से लोगों में? स्टेक होल्डर्स में, या तो डेट वाले, या प्रेफरेंस वाले, या इक्विटी वाले, या गवर्नमेंट। समझ आया? तो ईबीआईटी तक कमाने का काम किया है, उसके बाद पैसों को बांटने का काम किया है। एज सिंपल एज दैट। ये इनकम स्टेटमेंट मैंने यहां पे इसलिए लिखी है क्योंकि मेरे को अभी भी लिवरेज का ही मतलब जानना है। लेमन टर्म्स में, स्टॉक एक्सचेंज की टर्म्स में जान चुके हैं, अब बिजनेस की टर्म्स में जाना है। मैंने जो ये इनकम स्टेटमेंट बनाई है, ये एक तरह से किसी भी बिजनेस का पूरे पैसों का यहां पे रिकॉर्ड है। इनकम स्टेटमेंट एक तरह से P&L अकाउंट ही है, जिसमें पूरा कहां से कितना पैसा आ रहा है सेल, और कहां पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, वेरिएबल खर्चों पे, फिक्स्ड के खर्चों पे, इंटरेस्ट पे, वगैरह वगैरह, सारे पैसों का यहां पे एक रिकॉर्ड है। अब इसमें पूरे बिजनेस के पैसों का कहां से कितना पैसा आता है, जब उसका रिकॉर्ड है, तो यहां पे पूरी इनकम स्टेटमेंट में दो एलिमेंट्स हैं जिसमें लिवरेज है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक इंटरेस्ट। बस यही समझना है। ये समझ में आ गया, आपके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो जाएंगे, फॉर्मुलेज आएंगे, उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फिर तो हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। इसको बट डिटेल में समझना है। तो यहां तक मैंने क्या बोला, पूरे बिजनेस की जब इनकम स्टेटमेंट बनाई तो उसमें बस दो कंपोनेंट हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट, जिसमें लिवरेज है। मतलब इन्हीं दोनों की वजह से हो सकता है बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स फायदा हो जाए, हो सकता है बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स नुकसान हो जाए, और ये बिजनेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसा क्या है इनमें? ठीक है ना, अब इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट। वैसे तो फिक्स्ड कॉस्ट समझ आ गया आपको, तो इंटरेस्ट अपने आप समझ आ जाएगा। ये लिखना मतलब आपको अपनी मर्जी से लिखना होगा, आप लिख लेना, बट यहां पे मैं सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूं। ठीक है ना, ऑल्दो आपको अपनी रेफरेंस के लिए लिखना होगा तो आप लिख लेना। फिक्स्ड कॉस्ट में पहले एक काम करते हैं। वैसे तो जो इंटरेस्ट होता है ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। रेंट, डेप्रिसिएशन, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक तरह से दो पार्ट्स में बांट दिया। रेंट, डेप्रिसिएशन जैसी फिक्स्ड कॉस्ट मेरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, जो डे टू डे बिजनेस को रन करने में हेल्प आउट कर रही है। इंटरेस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट मेरी एक तरह से फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। पहले तो ये बात समझ आई। तो पहले मैं एक बारी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस करते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले डेप्रिसिएशन का, फिर उसके बाद ज्यादा समझने के लिए रेंट का भी एग्जांपल लेके समझ लेंगे, नहीं समझ आएगा और किसी फिक्स्ड कॉस्ट का रेफरेंस लेके समझ लेंगे। मान के चलते हैं हमारे पास ना एट प्रेजेंट हम लेबर से काम करवाते थे, ठीक है ना, मशीनें नहीं खरीद रखी थी हमने, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करते थे, और लेबर से जब काम करवाते थे तो हम अपनी फैक्ट्री में 10,000 यूनिट्स मान लो बना पाते थे, ठीक है ना, और पर यूनिट की सेलिंग प्राइस मान लो 10 रुपए थी, ठीक है ना, और पर यूनिट को बनाने के लिए मान लो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर का खर्चा मान लो 6 रुपए था, ठीक है ना। तो सेल कितनी आती होगी? 10,000 यूनिट्स बना पाते थे, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यूनिट्स बिकती होंगी, लाख रुपए की सेल आ जाती होगी, ठीक है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 यूनिट 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाती होगी, ठीक है ना। और इस वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल वगैरह के खर्चों के साथ साथ वही जो लेबर के खर्चे हैं वो भी इंक्लूडेड है, वेरिएबल होता है वो। कंट्रीब्यूशन आ जाता होगा 40,000, और मान के चलते हैं और कोई फिक्स्ड खर्चा है नहीं रेंट वगैरह का, मशीनें मैंने खरीद नहीं रखी तो डेप्रिसिएशन भी नहीं है, ठीक है, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो यही मेरा प्रॉफिट आ जाता था, जिसको ईबीआईटी हम बोल देते हैं। कितना? 40,000। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूं,
ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं इनकम स्टेटमेंट ईबीआईटी तक बनाकर रखूंगा। जब मैं फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट की, दैट इज इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो इसके आगे का बनाऊंगा। यहां तक की बात समझ आई? अब मैंने सोचा एक काम करते हैं यार, मार्केट में ना ऐसा लग रहा है, होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मार्केट एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट में ना ज्यादा यूनिट्स बिक सकती हैं हमारी, लेकिन लेबर में इतनी ही कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ना एक मशीन ले ली, ठीक है ना। मान लो हमारी ये मशीन, एग्जांपल के लिए मशीन जितने मर्जी की आई, इस पे डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है ना। अब मशीन लेने की वजह से अब मान लो हम 30,000 यूनिट्स बना सकते हैं। खुद से कितनी बना पा रहे थे, 10,000, लेकिन मशीन आई तो प्रोडक्शन जल्दी हो पाएगी। उस मशीन पे भी काम ये लेबर नहीं करना है, लेकिन ऑटोमेटेड काम हो जाएगा काफी ज्यादा, तो ज्यादा यूनिट्स बन पाएंगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो 30,000 यूनिट्स अब हम बना के बेच पा रहे हैं। अब अगर ये 30,000 यूनिट्स मार्केट में बिक गई, वही 10 रुपए की पर यूनिट की सेलिंग प्राइस, तो 3 लाख रुपए की हमारी सेल आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट वही 6 रुपए पर यूनिट, ये आएगा ना, सॉरी 1,80,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारी, डेप्रिसिएशन लग चुकी थी क्योंकि अब हम मशीन ले आए थे 50,000 रुपए की। प्रॉफिट कितना आ गया, 70,000। फिक्स्ड कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन की फिक्स्ड कॉस्ट थी, ये लिवरेज है। कैसे, लिवरेज की डेफिनेशन में पुट कर लो। लिवरेज एक ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया, मशीन नाम का कंपोनेंट हम बाहर से लाए, जिसने हमारी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। हमारी खुद की कैपेबिलिटी थी 10,000 यूनिट्स बनाने की, लेकिन मशीन नाम का कंपोनेंट जो बाहर से आया, उसने हमारी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया कि अब हम 30,000 यूनिट्स बना पा रहे हैं, ठीक है ना। ये बात समझ आई? इससे होगा क्या, हो सकता है हमारे को प्रॉफिट हो जाए मल्टीपल टाइम्स, 40,000 से बढ़ के मेरा प्रॉफिट 70,000 हो गया, बढ़ गया मल्टीपल टाइम्स। और हो सकता है नुकसान हो जाए मल्टीपल टाइम्स। सर नुकसान कैसे होगा? नुकसान ऐसे होगा, मशीन लाने से मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूं 30,000 यूनिट्स, मशीन ने मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है। अगर ये यूनिट्स मार्केट में ना बिकी तो, समझ आ रहा है? मशीन से तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, हो सकता है आपने 30,000 यूनिट्स बना तो ली, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं आई। मार्केट में डिमांड वही 10,000 यूनिट्स की आ रही है, फिर क्या होगा? सेल 1 लाख रुपए की वही ओरिजिनल, 10,000 इंटू 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए इंटू 10,000 60,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000। लेकिन पहले जब आप ये काम सिर्फ लेबर से करवा रहे थे तो फिक्स्ड कॉस्ट थी नहीं, अब आप ये काम मशीन से करवा रहे हो। आपकी मार्केट में यूनिट्स बिके या ना बिके, आप मशीन को पूरा यूटिलाइज करो या ना करो, डेप्रिसिएशन लग गया उस पर। अब समझ आया? आपकी मार्केट में 30,000 यूनिट्स की डिमांड नहीं आई मशीन खरीदने के बाद, तो आप 10,000 यूनिट्स ही बना रहे हो उससे, लेकिन मशीन पे डेप्रिसिएशन पूरा 50,000 लगेगा, माइनस डेप्रिसिएशन की फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, लॉस हो गया 10,000 रुपए का। समझ आया? तो मशीन नाम के कंपोनेंट से हो सकता है आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स हो जाए, हो सकता है आपका लॉस आ जाए। क्लियर हुआ आपको ये? तो वही एक ऐसा कंपोनेंट बाहर से लाया गया है, मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, हो सकता है प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स हो जाए, हो सकता है नुकसान मल्टीपल टाइम्स हो जाए। इसीलिए कहा जाता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट अगर एक बारी कवर हो जाती है, अब आप ये बात कॉस्टिंग में सीख चुके हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में, ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट में, हर बिजनेस को सबसे पहले एक बारी बस ब्रेक इवन पे पहुंचना होता है। एक बारी अगर कोई बिजनेस ब्रेक इवन पे पहुंच गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उसकी पूरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप हो गई, उसके बाद तो उसके मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन अगर वो ब्रेक इवन तक ना पहुंच पाया तो फिक्स्ड कॉस्ट इंकर होगी ही होगी, नुकसान पे नुकसान आएंगे। मेरे को बताओ, ये बात समझ आई आपको? यही एग्जांपल यहां पे वैसे दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है शायद। यहीं पे अगर अब मैं मशीन का रेफरेंस देके ये बोलूं, मशीन का रेफरेंस हटा के सॉरी मैं ये बोलूं कि यहां पर मेरे पास जो फैक्ट्री थी वो मेरी अपनी थी, ऑन्ड प्लेस थी, ठीक है, उस पे मैं 10,000 यूनिट्स बना पा रहा था, लेकिन मेरे को अब लग रहा था मार्केट में ज्यादा यूनिट्स बना के बेची जा सकती है। मैंने एक फैक्ट्री किराए पर ले ली, एक और फैक्ट्री रेंट पर ले ली, और इस फैक्ट्री का रेंट अब 50,000 रुपए है, और इस नई फैक्ट्री में मैं इतनी यूनिट्स बना पा रहा हूं कि टोटल यूनिट्स 30,000 बन पा रही हैं। सेम केस बन गया, बाहर से लाया गया कंपोनेंट किराए की फैक्ट्री, जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। अपनी फैक्ट्री में 10,000 बना पा रहा था, किराए की फैक्ट्री और मिलाकर 30,000 यूनिट्स बना पाऊंगा।
उससे हो सकता है मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स हो जाए अगर वो सारी की सारी 30,000 यूनिट्स मार्केट में बिक गई तो, और हो सकता है मेरा नुकसान मल्टीपल टाइम्स हो जाए अगर वो एक्स्ट्रा यूनिट्स जो नई फैक्ट्री से बनाई थी वो मार्केट में ना बिकी तो। समझ आया आपको ये? हाँ जी। सर जो मशीन है या फिर जैसे रेंट है, इस पे तो सर हम खर्चा कर रहे हैं ना, मतलब तो सर ये लिवरेज कंपोनेंट कैसे हुआ? मतलब लिवरेज पे खर्चा ही करना पड़ता है, तो लिवरेज का मतलब एक बाहर से लाया गया। अच्छा आप ये कह रहे हो सर वो जो आपने स्टॉक एक्सचेंज वाला रेफरेंस दिया था वो तो फ्री में आपको मिल गया था ना, वो मैंने सिर्फ एक रेफरेंस दिया था एग्जांपल। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे फ्री का लिवरेज होता है, ठीक है। यहाँ पे और अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज में भी वो आपको फ्री में मिला है, जिसने आपको दिया उसको तो किसी को तो पैसे खर्च करने पड़े हैं, और यहां पर भी अल्टीमेटली मैं पैसे खर्च करके एक लिवरेज का कंपोनेंट ला रहा हूं। मैंने जितने पैसे खर्च किए, देखो ना, एक सिंपल सी बात मैं आपके पैसों वाली भी बात करता हूं जो आपने करी। मैं आज मशीन ले आया, मान लो 5 लाख रुपए की मशीन ले आया मैं, ठीक है। ये मशीन तो डिप्रिशिएट हो जाएगी 5 साल में, लेकिन मशीन से प्रोडक्शन तो मैं कई साल तक करता रहूंगा, एसेट तो ये मेरा कई साल तक बना रहेगा। 5 साल मैंने एग्जांपल दिया है कि मान लो मैं 5 साल में इसको डिप्रिशिएट करके खत्म कर देता हूं किताबों में, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं इस मशीन से प्रोडक्शन कर पा रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह है इससे फायदे तो कई ज्यादा टाइम्स के आएंगे। और ऑब्वियसली अगर मैं मशीन 5 लाख रुपए की ला रहा हूं, इससे जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, एक बिजनेसमैन की पूरी कोशिश होगी कि 5 लाख रुपए की अगर आपने कैपिटल एसेट लिया है, इससे जो आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो, उस प्रोडक्शन को जब मार्केट में बेचोगे तो उससे मल्टीपल टाइम्स एटलीस्ट 5 लाख का डबल या 5 लाख से कुछ ज्यादा का उसको प्रॉफिट हो जाए, इसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। वही बात यहां पे हो रही है। अगर ये कॉस्ट रिकवर ना हुई तो वो नुकसान ही नुकसान है, हो गई तो मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट है। समझ आया? पूछो पूछो। पूरी कॉस्ट 5 लाख या फिर ब्रेक इवन का रेफरेंस की बात करी ना, मैं कह रहा हूं एक बार अगर ब्रेक इवन अचीव हो गया, चाहे ओवरऑल लाइफ के हिसाब से बात कर लो चाहे पर ईयर के हिसाब से, मान लो पर ईयर का डेप्रिसिएशन 50,000 था, एक बार ही आपने इतनी सेल कर दी कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, ये फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रिकवर हो गई एक बारी डेप्रिसिएशन की। अब आपने जो पैसा दिया था, जो आप कह रहे हो कि पैसा देकर ये कंपोनेंट लाए हो, अब वो पैसा रिकवर हो गया है, इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो पैसा नहीं लगा है क्योंकि मशीन की कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। अब इसके बाद अगर एडिशनल और कुछ भी सेल होती है वो आपका मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट है, और तभी उसको लिवरेज कहते हैं। समझ आया आपको ये? अच्छा, उसके बाद यही सेम रेफरेंस हम डेट के केस में भी ले सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इससे रिलेटेड और कुछ? आपका डाउट क्लियर हो गया? अच्छा, सेम रेफरेंस हम डेट के रिलेशन में ले सकते हैं। मान लो मेरे पास अपने 10 लाख रुपए थे, अपने 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए और उससे वही 10,000 यूनिट्स में बना पा रहा हूं, ठीक है। वही 10 रुपए की सेलिंग प्राइस, 6 रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो सेल किया, 1 लाख रुपए की सेल बन रही थी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी, कंट्रीब्यूशन 40,000, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में निल मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को यहां पे डेट की बात करनी है, इंटरेस्ट की बात करनी है, अब फाइनेंसिंग उस पे आ चुका हूं। मेरे को बताओ सब समझ आ रहा है ना यहां तक? तो मेरा यहां पे EBIT कितना बन गया? 40,000। पैसा मैंने खुद का लगा रखा था, इंटरेस्ट वगैरह किसी को देना नहीं, तो माइनस इंटरेस्ट, ये भी निल, तो मेरा EBT कितना बन गया? 40,000। अब मेरे को लगा यार 10,000 रुपए से तो इतनी ही मशीनें वगैरह खरीद के आ पाया कि 10,000 यूनिट्स बना पा रहा हूं, वही चीज मेरे को मार्केट में लग रहा है ज्यादा यूनिट्स बना के बेची जा सकती है, मैंने 20 लाख का या 10 लाख का उधार ले लिया, टोटल फंडिंग मेरे पास 20 लाख की हो गई। मान लो 10 लाख मेरा खुद का और 10 लाख रुपए में डेट ले आया। जो 10 लाख रुपए का मैं डेट लेके आया, इस पे मेरा मान लो क्या, ऑब्वियसली इंटरेस्ट लगेगा। अब सेम रेफरेंस मैं यहां पे ले लेता हूं, मान लो इस पे इंटरेस्ट इतना लग रहा है कि 50,000 का ये इंटरेस्ट है, ठीक है। सेल हो गई और मान लो इस एडिशनल फंडिंग से मैं 30,000 यूनिट्स अब बना पा रहा हूं, वही सेम केस मैं यहां पे फ्रेम करना चाह रहा हूं। समझ आ रहा है आपको ये? अगर ये 30,000 यूनिट सारी की सारी बिक गई तो मेरी सेल आ जाएगी 3 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वही 1,80,000, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,20,000, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट मैं निल मान के चल रहा हूं, EBIT आ जाएगा 1,20,000 माइनस इंटरेस्ट। अब यहां पे 50,000 का मेरा इंटरेस्ट लगेगा तो 70,000 रुपए का मेरा EBT आ जाएगा। समझ आया आपको ये? सेम रेफरेंस डेट की वजह से, एक बाहर से लाया गया कंपोनेंट डेट जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। मेरी कैपेबिलिटी थी सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की, इससे मैं 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाया।
जिससे हो सकता है बिजनेस मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाए, प्रॉफिट ग्रो कर जाए। और अगर ये यूनिट्स मार्केट में ना बिकी, वही 10,000 बिकी, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, फिक्स्ड है। आपने लोन ले लिया, आप उसको यूज करो, पैसा डूब जाए आपका सारा का सारा लोन का, यूटिलाइज हो या ना हो, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। समझ आया? अगर वो इंटरेस्ट एक बारी कवर अप कर गए, फिर तो सारा मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट है। अगर वो इंटरेस्ट भी कवर अप ना हुआ तो लॉस ही लॉस है। समझ आया आपको? ये कोई डाउट, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हो गया? कुछ नालायक मेरे को अब ऐसे लग रहे हैं बस अभी 2 मिनट में जिंदा लाशें बनने ही वाले हैं। बस नींद में तो नहीं हो कुछ नालायक लग रहे हैं। एक तो ना ये मास्क ना, ठीक है जरूरी बहुत ज्यादा चीज हो गई है अभी, लेकिन ना इसकी आड़ में छुपते हैं कई नालायक। एक तो ये, अच्छा एनीवे, तो यहां पे मैंने अभी आपसे फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट और इंटरेस्ट का एलिमेंट डिस्कस किया। इसमें आपसे डिस्कस कर लिया है कि लिवरेज का एलिमेंट है। वेरिएबल कॉस्ट भी है तो खर्चा। अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट वाली बात समझ में आई है तो मेरे को भी पता चले ना कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। तो मेरे को एक बारी बताओ, वेरिएबल कॉस्ट में लिवरेज कैसे नहीं है? अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल सही आंसर दिया, एग्जैक्ट आंसर दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट में लिवरेज क्यों है? प्रोडक्शन करो ना करो, आपकी प्रोडक्शन एक्चुअली में मार्केट में बिके या ना बिके कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह खर्चा आएगा ही आएगा। अगर इस खर्चे के होने की वजह से आपकी मार्केट में सेल हो गई तो मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट है। अगर इस खर्चे के होने की वजह से, होने के बावजूद आपकी मार्केट में सेल ना हुई तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं है। यह खर्चा होगा ही कब? अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा। मैं प्रोडक्शन करूंगा ही कब? जब मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की सेल हो रही होगी, और जितनी हो रही होगी। मेरी मार्केट में प्रोडक्ट की सेल 10,000 हो रही होगी तो मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा। 10,000 बनाऊंगा तो वेरिएबल का खर्चा भी 10,000 पे होगा। समझ आया? तो अब आप एक सिंपल सी बात याद करो, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो रिस्क का मतलब क्या था? कि अगर कोई काम करूं, हो जाए या ना भी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो तो ही रिस्क है। अगर पक्का हो कि या तो ये होगा या ये नहीं होगा तो ऐसी चीज में रिस्क ही नहीं है। 100% प्रोबेबिलिटी के साथ अगर किसी चीज के बारे में हम बोल पाए। समझ आया ये? तो वेरिएबल कॉस्ट, कुछ बोलने लगे? सर जैसे आपने जो एग्जांपल दिया 30,000 बनाए, पहले आपने बना लिए, ठीक है, आपको पता बिकने हैं, ठीक है, मैं समझ गया आपका डाउट। आप एक मेरे ख्याल से ये कह रहे हो सर पहली बार तो 10-30,000 अगर बना लिए तो वेरिएबल खर्चा हो गया ना उस पे, और अगर वो ना बिका तो। बिल्कुल मैं समझ गया, लेकिन यहां पे इसको मैं सिर्फ एक बारी में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल टाइम्स में। मैं अगर आज एक मशीन ले आया हूं 5 लाख रुपए की, मैंने लिख दिया 50,000, 5 लाख रुपए की कोई अगर मैं मशीन ले आया हूं और इसकी लाइफ 5 साल है, पहले साल मैंने 30,000 बना के रख लिया, चलो पहले साल वेरिएबल कॉस्ट भी इंकर हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट तो हो ही गई इंकर। लेकिन अगर पहले साल 30,000 में से बिकी 10,000, तो अगले साल तो मैं शायद 30,000 नहीं बनाऊंगा। जब मेरे को लग रहा है मार्केट में सेल नहीं हो रही है, मेरी मार्केट में डिमांड नहीं है इस प्रोडक्ट की, तो अगले साल तो मैं 10,000 ही बनाऊंगा। लेकिन अगले साल चलो 10,000 बनाऊंगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो 10,000 पे आएगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी 10,000 पे। फिक्स्ड कॉस्ट जो आ गई वो वही आती रहेगी। उस रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, तो वेरिएबल कॉस्ट एक तरह से, वेरिएबल कॉस्ट में रिस्क का एलिमेंट नहीं है। आप काम करोगे, जितना काम करोगे उस हिसाब से यह खर्चा आएगा। और आप काम कब कर रहे होगे, प्रोडक्शन कब कर रहे होगे? जब आपकी मार्केट में प्रोडक्शन बिक रही होगी। तो मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो मेरा खर्चा हो रहा है, और तभी खर्चा हो रहा है तो मेरे को पता है यह खर्चा तो मेरा रेवेन्यू से रिकवर हो ही जाएगा। तो काहे का रिस्क? जब रिस्क नहीं तो मल्टीपल टाइम्स फायदा नहीं, मल्टीपल टाइम्स नुकसान नहीं, लिवरेज नहीं। समझ आया? कोई दिक्कत इसमें? सभी के डाउट क्लियर हो रहे हैं साथ साथ? अच्छा, टैक्स, टैक्स में बता सकते हो लिवरेज क्यों नहीं है? कॉस्टिंग पढ़ के आए हो, वो देना ही नहीं है? देना ही है। अच्छा ठीक है, वो देना ही है। ये भी एक आंसर हो सकता है कि सर उसमें तो वो तो 100% प्रोबेबिलिटी है ना कि वो तो देना ही है। एग्जैक्टली, बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉफिट आएगा तो देना है, प्रॉफिट नहीं आएगा तो नहीं देना है। अगर मेरे को आज कोई कह दे कि बिजनेस कर लो, और बिजनेस के 100% A to Z जितने खर्चे हैं वो तो इंकर करने होंगे अगर तुम्हें को प्रॉफिट हो रहा होगा, मैं कहूंगा अभी से बिजनेस करवाना चालू कर दो मेरे से। बड़ी सिंपल सी बात है। इंसान बिजनेस करने से डरता ही इसीलिए है, जो मैं खर्चा लगा दूंगा अगर वो रिकवर ना हुआ तो। समझ आया? टैक्स तो फिर एक ऐसा खर्चा हो गया कि बिजनेस चल गया, प्रॉफिट आएगा तो टैक्स दे देना, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फिर तो इनकम टैक्स वाले फायदा दे देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लो उसको।
कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, टैक्स भी पढ़ के आए हो आप, समझ आया आपको ये? तो टैक्स तो एक तरह से इनकम पर ही डिपेंडेंट है, इसमें लिवरेज का कोई कंपोनेंट नहीं है और मेरी कैपेबिलिटी को ये किसी तरीके से बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है ना? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड में लिवरेज लगता है आपको या नहीं लगता है? देखो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है इसमें लिवरेज का कंपोनेंट। क्यों बताऊं? मेरी कैपेबिलिटी तो बढ़ा रहा है कि भाई मेरे पास अपना पैसा था 1 लाख रुपए, मैं डेट की जगह एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए और उससे पैसा रेज कर लिया, मेरी कैपेबिलिटी बढ़ गई। लिवरेज का कंपोनेंट कैसे नहीं है या नहीं है? क्या चीज बिल्कुल सही बात। अल्टीमेटली जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये है डिविडेंड कब बांटा जाता है? जब प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट ना हो तो डिविडेंड नहीं बांटना। अगेन टैक्स जैसा ही तो खर्चा हो गया। अगर इसको खर्चा भी, वैसे तो ये खर्चा ही नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन अगर इसको खर्चा भी बोलना पड़ जाए तो ये कब देना है? जब प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट है तो बांट दूंगा, नहीं है प्रॉफिट तो नहीं बांटूंगा। एज सिंपल एज दैट। समझ आया? तो रिस्क है ही नहीं इस एलिमेंट में। भाई सबको समझ आ रहा है? इक्विटी डिविडेंड सेम लॉजिक कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट ना बल्कि सारे खर्चे बांटने के बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों को डिविडेंड बांटना, नहीं तो नहीं बांटना। तो रिस्क का एलिमेंट ही नहीं है, तो लिवरेज है ही नहीं। सभी को समझ आ गया? अच्छा मेरा ना यहां पे अब एक सवाल है प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड में ना आपने पता है 2 तरीकों के प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं, 3 तरीकों के बल्कि बोलूंगा। एक क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव और एक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये पढ़ा हुआ है आपने? और एक नॉन कन्वर्टिबल। देखो मेरे को याद नहीं है क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं सर? जो जैसे डिविडेंड कभी नहीं देते हैं तो वो आगे एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जिसमें डिविडेंड अक्यूमुलेट हो जाता है। कितने टाइम तक अक्यूमुलेट हो सकता है? मतलब मेरे पास आज डिविडेंड नहीं है, आज प्रॉफिट नहीं है, मैंने उसको अरियर में खड़ा कर लिया और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अगले साल भी प्रॉफिट नहीं आया, पिछले साल का डिविडेंड प्लस नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड वो पूरा अरियर में खड़ा कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? गोइंग कंसर्न, फोर्सिबल फ्यूचर तक या कुछ साल तक? 4 साल तक। आज का डिविडेंड अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर 4 साल में भी प्रॉफिट ना आया तो वो 4 साल पुराना जो डिविडेंड है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है? जो सेकंड ईयर का डिविडेंड होगा वो आगे के 4 साल, जो थर्ड ईयर का होगा वो उसके आगे के 4 साल। 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसके बाद लैप्स है। समझ आएगा ये बात? अच्छा नॉन क्यूमुलेटिव, उसमें कोई अरियर नहीं होता है, प्रॉफिट आज बांट दो नहीं तो खत्म। ठीक है ना? कन्वर्टिबल कौन से होते हैं? जिसमें अल्टीमेटली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाना है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और नॉन कन्वर्टिबल जिसको रिडीम किया जाएगा। यही सब होते हैं। अच्छा मेरा अब सवाल आपसे यहां पे ये है कि प्रेफरेंस में हमने अभी तक ये समझ लिया कि सर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बांटना है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे शायद क्वेश्चन समझ भी चुके होंगे। इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, आज अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो तो अरियर में खड़ा होकर अगले साल एक्यूमुलेट होगा। अगले साल प्रॉफिट नहीं है तो उससे भी अगले साल अरियर में खड़ा हो जाएगा। तो सर ये प्रॉफिट तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो मैं अरियर में खड़ा करता जा रहा हूं और मैं लैप्स नहीं कह रहा हूं इसको, तो इसमें तो लिवरेज हो नहीं गया। नहीं आया समझ? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आया? ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन ही सिर से ऊपर चला गया। चलो अब आंसर बता दो, कुछ बोलने लगे थे आप। तो जैसे इनकम स्टेटमेंट में तो वही आता है ना जो मतलब एक्चुअल में हुआ होता है खर्चा। अच्छा ठीक है। एक्यूमुलेट हुआ है बट अगर नहीं एक सेकंड मैं उसको इस बात को पहले यहीं पे ठीक कर दूं। उन्होंने जो वर्ड बोला था ना वो बिल्कुल करेक्ट वर्ड बोला था, P&L अप्रोप्रिएशन। दिस इज नथिंग एल्स बट P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है ना? तो जिसको कहते हो ना बिलो द लाइन आइटम्स, कि नेट प्रॉफिट वगैरह सब निकल चुका है, उसके बाद आप प्रॉफिट को बांट रहे हो, ये बिलो द लाइन आइटम्स हैं। वो तो इनकम स्टेटमेंट में कंबाइंड फॉर्म में आ गई है, तो ये तो अगर प्रपोज किया तो आ जाएगा उसमें। रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना ये एक तरह से। रिजर्व्स एंड सरप्लस में P&L अप्रोप्रिएशन में होता क्या है? प्रॉफिट आया, उसको अब मैं अलग अलग गुल्लक बना रखी हैं। एक प्रेफरेंस डिविडेंड नाम से गुल्लक बना दी, एक इक्विटी डिविडेंड नाम से गुल्लक बना दी। जितने का प्रोविजन बनाया उतना पैसा उस गुल्लक में डाल दिया कि कल को अगर एक्चुअली में डिक्लेयर कर दिया, बांटना पड़ गया तो बांट दूंगा उस गुल्लक को तोड़ के पैसा निकाल के। ये तो वो है, तो वो तो रेफरेंस नहीं जाएगा। बेसिकली यहां पे आंसर भी इसका ये बनेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव है तो उसमें 4 साल तक लिवरेज का कंपोनेंट है, और अगर वो 4 साल में भी पे ऑफ नहीं होता है तो उसका लिवरेज का कंपोनेंट वहां पे ही खत्म हो जाता है।
फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि 4 साल तक अगर आज प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल वो अरियर में खड़ा हो जाएगा, अगले साल प्रॉफिट नहीं है वो उससे अगले साल करियर में खड़ा हो जाएगा। तो एक तरह से प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल तक फिक्स्ड की नेचर का हो गया कि देना ही देना है, और जब फिक्स्ड की नेचर का हो गया तो ये फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट जैसा बन गया। तो सेम लॉजिक, लिवरेज का कंपोनेंट। लेकिन चौथे साल भी अगर प्रॉफिट ना आया तो फिर ये खत्म है। तो चौथे साल इसकी नेचर क्या बन गई? चौथे साल इसकी नेचर इक्विटी डिविडेंड टैक्स वगैरह जैसी बन गई कि प्रॉफिट होगा तो बांटना है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो खत्म। समझ आया? तो एक तरह से पहले 3 साल या 4th ईयर के स्टार्टिंग तक प्रेफरेंस डिविडेंड में लिवरेज का कंपोनेंट है क्योंकि उसकी फिक्स्ड की नेचर है, और 4th ईयर के एंड में भी अगर प्रॉफिट नहीं है लिवरेज का कंपोनेंट खत्म, क्योंकि ये कंपोनेंट ही खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। समझ आया आपको? ये सभी को क्लियर हो गया? हाँ, यहां पे मैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह की बात करूं तो उसमें लिवरेज नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपल है, प्रॉफिट हुआ बांटना है, नहीं तो खत्म है। सभी को क्लियर हुआ है यहां तक? दीपा कुछ पूछना चाह रहे हो? समझ आ गया? चलो। तो वैसे इसका अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि लॉस चल रहा है? किस चीज का अमाउंट? प्रेफरेंस का कूपन रेट फिक्स होता है। प्रेफरेंस जब इशू करे जाते हैं तो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि कौन सी क्लास के प्रेफरेंस शेयर्स मैं इशू कर रहा हूं, वहां पे कंपनी पहले ही कूपन रेट फिक्स करती है। ऑल्दो उस कूपन रेट को भी कंप्यूट करना कि कैसे कंपनी, हमने सीख तो लिया कि कंपनी फिक्स करती है, लेकिन कंपनी क्या कंपटीशन करती है उसके लिए, वो आएगा। उसको केपी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो इसके अगला चैप्टर करना है उसमें आएगा वो, उसकी सारी कंपटीशन। ठीक है ना? आगे बढ़ाता हूं अब इस कॉन्सेप्ट को। मैंने यहां तक की आपसे बातें कर ली, तो एक तरह से मैंने आपसे पूरी इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करी। तो पूरी इनकम स्टेटमेंट में 2 ही कंपोनेंट्स ऐसे निकले, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक इंटरेस्ट, जिसमें लिवरेज का कंपोनेंट निकला। ठीक है ना? मेरे ख्याल से अब आपसे कोई भी लिवरेज का मतलब पूछे तो पूरे डिटेल में बता पाओगे, लेमैन टर्म्स में समझाना हो, जैसे मर्जी समझाना हो। ठीक है ना? अब जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से एक रिस्क आता है, तभी इसको लिवरेज बोल रहा हूं। क्या रिस्क आता है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से? वैसे अभी समझाया है। प्रोडक्शन बिकी नहीं। ठीक है, वही रिस्क। अगर तो प्रोडक्शन बिक गई मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गई तो मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट है, लेकिन अगर रिकवर ना हुई ये फिक्स्ड कॉस्ट तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंकर होनी है, ये रिस्क है इसका। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये फिक्स्ड कॉस्ट अपने साथ एक रिस्क लाती है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट होने की वजह से अपने साथ जो रिस्क लाती है वो रिस्क कहलाता है ऑपरेटिंग रिस्क, और इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज। रिस्क और लिवरेज एक ही बात है। समझ आया आपको ये? तो क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने साथ जो लिवरेज या रिस्क ला रही है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। समझ आया? इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कौन सी कॉस्ट है? फाइनेंसिंग कॉस्ट है। इंटरेस्ट भी अपने साथ एक रिस्क लाता है, नेचर तो सेम ही है ना कि देना ही पड़ेगा ये पैसा। इंटरेस्ट भी अपने साथ एक रिस्क लाता है, लेकिन क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग कॉस्ट है तो फाइनेंसिंग कॉस्ट अपने साथ जो रिस्क ला रही है वो क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग रिस्क। और इसको क्या बोलेंगे फिर हम? फाइनेंशियल लिवरेज। समझ आया आपको? ये यही आपका चैप्टर है, आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, बस अब आगे यही फॉर्मूले पढ़ने हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है? अब एक तरह से मैंने आपसे यहां पे डिस्कस किया है, ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, ये आपका फाइनेंशियल लिवरेज, और एक लास्ट चीज आएगी इस चैप्टर में, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड पढ़ लूं, ये तो हो गया ऑपरेटिंग का रिस्क, बिजनेस को डे टू डे रन करने का रिस्क, ये हो गया बिजनेस का फाइनेंस का रिस्क। पूरे टोटल बिजनेस के रिस्क की बात करूं तो वो कहलाता है कंबाइंड लिवरेज। ये है आपका चैप्टर। 3 कॉन्सेप्ट हैं बस पूरे चैप्टर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसके 3 फॉर्मूले हैं, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब चैप्टर इन द सेंस कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बेस क्लियर हुआ पूरे चैप्टर का। और ये बात ना, एक चीज ध्यान रखना, जब आप आर्टिकलशिप वगैरह के इंटरव्यूज के लिए जाओगे ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब आप इंटर ग्रुप 1 पूरा पढ़ चुके हो और ग्रुप 2 में आ चुके हो, तो अब आपके लिए चीज़ें ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि इसके बाद आपको आर्टिकलशिप के लिए निकलना है, और यहाँ पे अब आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है ना?
कुछ ना पेट क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के जो आर्टिकलशिप में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैंने खुद भी आर्टिकलशिप के इंटरव्यू दिए हैं अपने टाइम पे, उसके बाद लिए भी हैं, उसके बाद जॉब भी करी है, उसके बाद अभी बच्चे बताते हैं कि भाई मेरे से इंटरव्यू में ये पूछा वो पूछा वो पूछा। तो 2-3 ना बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो कि वो छोटी फॉर्म में चला जाए, बड़ी फॉर्म में चला जाए, बिग फोर में चला जाए, ये क्वेश्चन तो ना सबसे पहले पूछते ही हैं। एक तो वो आपके अकाउंट्स का है, ऑल्दो उसकी मैं ज्यादा बात फिर यहां पे नहीं करूंगा, मेरा अकाउंट्स बड़ा वीक है, मजाक कर रहा हूं। AS9, एक तो AS9 रेवेन्यू वाला जो AS है, पता नहीं इनका क्या फेवरेट क्वेश्चन है, पढ़ लिया वैसे AS9 तो? अच्छा, आपके ग्रुप 2 में है, एडवांस अकाउंट्स में है। AS9 आएगा, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो डिटेल में आप वहीं पे पढ़ोगे, इसके बारे में बड़ा पूछते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज, ये जरूर पूछते हैं क्या होता है। या फिर एक होता है ऑपरेटिंग लीज, ये तो पढ़ चुके हैं, अच्छा ये भी आपको यहीं पे पढ़ना है। एक आता है ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फाइनेंशियल लीज। ये आप कहां पे पढ़ेंगे, ये आप इसमें भी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका लीजिंग डिसीजंस का याद है, लास्ट क्लास में बताया था, एक चैप्टर आएगा। वैसे इसके बारे में जो प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे वो आप एडवांस अकाउंट्स में पढ़ेंगे, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 होता है, ठीक है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ऑल्दो ये ना इनका बड़ा पेट क्वेश्चन होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस होता है, वो ना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जबकि लिवरेज अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है, वो कंपनी का डे टू डे का रिस्क है, और लीज किराए पर लेके आया हूं मैं उस एसेट को। समझ आया आपको, ये क्लियर हो रहा है? तो ये साथ साथ मैं बताता चलूंगा इस तरीके की भी जो चीजें हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा लिखने का काम करेंगे फिर आगे समझेंगे। यहां तक सभी को समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं लग रही एफएम? अगर मैं कहूं पूरी एफएम इसी तरीके की है फिर तो बढ़िया तरीके से हो जाएगी, बस ठीक है। क्या चीज? नहीं, सच में ऐसी है। कॉस्टिंग मुश्किल लगी बाद में? आसान तो थी, मतलब थी आसान, मुश्किल लगी। पता है कॉस्टिंग में ना, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, अगर क्योंकि मैं इन्हीं दो सब्जेक्ट का टीचर हूं, एफएम और कॉस्टिंग, इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस बताऊं ना, कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है वो एक बार ही होना शुरू हो गया ना अगर क्वेश्चंस, मजा आना शुरू हो जाता है उसके बाद। हाँ, अटक गए तो फिर इरिटेशन होती है, पता नहीं क्या ही है ये, ठीक है ना। एफएम पता है कैसा है, एफएम में मजा समझने में आती हैं चीजें, क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं। मतलब यहां पे आप ना क्वेश्चंस देखोगे ना, क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता है। जैसे कॉस्टिंग में तो कई बार किसी क्वेश्चन में कैसी चीज आ रही है, किसी क्वेश्चन में कैसी चीज आ रही है, अब वो छोटी छोटी चीजें हैं, हर क्वेश्चन की नुआंसेस हैं जो याद रखनी है। यहां पे ऐसी ज्यादा चीजें हैं ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो सिंपल फाइनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा हैं जिससे ना सिली मिस्टेक हो जाती है, और पॉइंट्स की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, जिसको कहते हैं ना नंबर क्रंचिंग स्किल, वो चाहिए यहां पे ज्यादातर, ठीक है ना। एनीवे, थोड़ा सा लिखेंगे। तो पहली हेडिंग, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग हम इनकम स्टेटमेंट लिख चुके हैं। अब सेकंड, यार मैं मोबाइल नहीं लाया, टाइम देखते रहना कितना हुआ अभी। चलो 11:30 मेरे को आप ही बता देना, ठीक है। एनीवे, ऑपरेटिंग लिवरेज, इसको पहले तो प्यार से हम बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना, वो ऑपरेटिंग लिवरेज की जगह अगर पूरा लिख दे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, बात एक ही है। और कई बार पेपर में फुल फॉर्म भी नहीं लिखता नालायक, बस इतना लिख देता है DOL, डॉल, तो मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ही है, और ये डिफाइंड अब्रिविएशन है, आप भी यूज कर सकते हो पेपर में, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले तो इसका मतलब द रिलेशनशिप which exist due to day-to-day business activities. The relationship which exists due to day-to-day business activities. अच्छा, FM में भी आपकी थ्योरी होती है, ठीक है ना।
तो जो तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, बिल्कुल जैसे कॉस्टिंग में जैसे कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, वो तो आपकी साथ साथ नोट्स में भी और मैं समझा के भी कवर्ड अप करता रहूंगा, उसके बिना तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते ना कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के बिना। और जो प्योरली थ्योरी है कि कंपनी में एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के क्या रोल होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के बिल्कुल उस तरीके वाले क्वेश्चन वो बिल्कुल एंड में करेंगे, वही मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में नोट्स दूंगा और वही आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इसके बाद फॉर्मूला लिखिए इसका, DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अभी समझेंगे, लिख लो एक बारी। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, लिख लिया। इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखो, लास्ट ईयर, करंट ईयर, चेंज, परसेंटेज चेंज। ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनना है फॉर्मेट, आपकी जो सेल से लेकर EBIT तक की जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, बस उतना ही प्रेजेंट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। कहीं पूरे पेज का बना के बैठ दो। हो गया यहां तक फॉर्मेट। अब सुनो एक बात, पहले तो इस फॉर्मूले का मतलब समझते हैं, फिर इस फॉर्मेट में आते हैं। मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और ये बात मैं आपको जो कॉस्टिंग पढ़े हुए हैं वो पहले भी बताया हुआ है, कभी भी किसी भी फॉर्मूले को समझा जाए तो डिनोमिनेटर से समझा जाता है। डिनोमिनेटर में लिखा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, न्यूमरेटर में लिखा है परसेंटेज चेंज इन EBIT। अगर मैं इस फॉर्मूले को समझने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं तो इस फॉर्मूले का मतलब है कि सेल में कितना परसेंटेज का चेंज होगा तो उसकी वजह से EBIT में कितना चेंज आएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, सेल में कितनी परसेंटेज का चेंज होगा तो उसकी वजह से EBIT में कितनी परसेंटेज का चेंज आ जाएगा। और सेल और EBIT के चेंज की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनकम स्टेटमेंट को देखें, सेल से लेकर EBIT के बीच में यहां तक एक तो वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट है और एक फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है। वेरिएबल कॉस्ट में लिवरेज होता नहीं, अभी समझा, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट में लिवरेज का एलिमेंट होता है, कौन सा लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज। इसीलिए मैंने रिलेशन क्या बनाया, मैं करवा रहा हूं आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और रिलेशन बनाया सेल में कितना चेंज आएगा उसकी वजह से EBIT में कितना मल्टीपल टाइम का चेंज आएगा। और लिवरेज को हम यही तो बोलते हैं कि वो हमारी इनकम को, प्रॉफिट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाता है। वही कितना मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, वही जो स्टॉक एक्सचेंज में सीधा हमने देख लिया था MIS मल्टीप्लायर 9x, जो स्टॉक एक्सचेंज ही बता रहा था 11x, 9x, 14x, 100x, यहां पर कितना x टाइम्स हो जाएगा। समझ आया? वही हम यहां पे निकालना चाह रहे हैं और उसी को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बोल रहा हूं। समझ आया आपको ये? तो आई गेस फॉर्मूले का मतलब तो पहले पढ़ना तो समझ आया। अब एग्जांपल से एक बारी देखते हैं। तो मैंने यहां पे जो फ्रेम किया है, लास्ट ईयर का डेटा, करंट ईयर का डेटा, दो डेटा इसलिए फिल करने पड़ेंगे तभी तो मैं चेंज निकाल पाऊंगा। यहां पे अमाउंट में चेंज और यहां पे परसेंटेज में चेंज लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो सेल की यूनिट्स, लास्ट ईयर 10,000 यूनिट्स, करंट ईयर 15,000 यूनिट्स। यूनिट्स का चेंज मैं यहां पे लिखता नहीं। सेल्स मान लो 10 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है, तो सेल्स कितनी आ जाएंगी? लास्ट ईयर 1 लाख, करंट ईयर 1,50,000। तो कितने का चेंज आया? 50,000 से सेल बढ़ गई। कितना परसेंटेज चेंज आया? 50%। अच्छा, यहां पे ना कुछ नालायक, वैसे बड़ी सिली चीज है लेकिन फिर भी बता के चलनी पड़ेगी,
कुछ नालायक परसेंटेज में कहते हैं सर 50% कैसे आ गया। मैंने कहा 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दिया, तो वो कहते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 50,000 क्यों नहीं कर सकते? समझ आया? एग्जैक्टली भाई 1 लाख रुपए में 50,000 रुपए बढ़ के 1.5 लाख हुई है ना, तो परसेंटेज चेंज जो 50% सेल बढ़ी है वो 1 लाख पे बढ़ी है, तो 1 लाख जो बेस है प्रीवियस डेटा है उसी पे निकालोगे परसेंटेज। दीपा तुम्हारे मन में था ना ये डाउट? शक्ल से पता चल रहा है। चलो माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, मान लो वही 6 पर यूनिट, तो लास्ट ईयर की 60,000, करंट ईयर की 90,000, तो वेरिएबल कॉस्ट में भी कितना चेंज आया? 30,000। कितने परसेंटेज का? ये भी 50%। आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, लास्ट ईयर का 40,000, करंट ईयर का 60,000, तो कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया? 20,000 रुपए का। ये भी कितना परसेंटेज? 50%। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, सेल्स से कंट्रीब्यूशन के बीच में अगर मैं देखूं 50% से अगर मैं सेल बढ़ा रहा हूं तो 50% से ही कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, क्योंकि सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में जो वेरिएबल कॉस्ट था उसमें कोई लिवरेज नहीं था, वो आपकी कैपेबिलिटी को कोई मल्टीपल टाइम्स नहीं बढ़ा रहा था, इसलिए कोई मल्टीपल टाइम्स ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। समझ आया? माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, मान के चलते हैं 20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है एग्जांपल के लिए। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, चाहे 10,000 हो यूनिट्स हो चाहे 15,000 यूनिट्स हो, फिक्स कॉस्ट सेम, तो अगले साल भी 20,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, ना कुछ चेंज ना कुछ परसेंटेज का चेंज। आपकी ईबीआईटी लास्ट ईयर 20,000, करंट ईयर 40,000, कितना चेंज आया? 20,000 का। कितने परसेंटेज का चेंज आ गया? 100% का चेंज आ गया। समझ आया आपको ये? मतलब अगर मैं सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में देखूं तो 50% से सेल बढ़ाई, 50% से ही कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बीच में वेरिएबल कॉस्ट कोई लिवरेज नहीं। लेकिन सेल से अगर ईबीआईटी के बीच में देखूं, सेल्स 50% से बढ़ी तो ईबीआईटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया, 100 टाइम्स बढ़ गया, 100% से बढ़ गया। समझ आया? ऐसा क्यों कि सेल 50% से बढ़ाई, ईबीआईटी 100% से क्यों बढ़ा? क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट था जो कि लिवरेज था, और लिवरेज क्या करता है? आपकी इनकम को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाता है, ऑल्दो लॉस भी मल्टीपल टाइम्स हो सकता था। समझ आया? क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, अब यहां पे अपने फॉर्मूले में अगर डाल के आंसर निकालना चाहे हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कितना? 100% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कितना? 50%। अब पहले इस फॉर्मूले को समझने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो वही बात, सेल में कितना परसेंटेज का चेंज आया? 50% का। उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज आया? 100% का। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2। दिस इज योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और अगर मैं स्टॉक मार्केट के टर्म्स में बात करूं, जो 9x था यहां पर 2x आया है, मतलब मेरा बिजनेस 2x दे रहा है। समझ आया? वही चीज है। आई होप आप लिंक कर पा रहे हो प्रैक्टिकल हर चीज को। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब इसको एक बारी नीचे, ताकि आप, अभी तो मैंने समझा दिया, याद भी रहेगा, लेकिन पेपर के टाइम पे अगर भूल गए तो इसी बात को एक बारी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है ना? कि ये DOL2 जो आया है इसका मतलब क्या? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, मैं नहीं तो परसेंटेज होगा, टाइम्स होगा, एक्स होगा, किसी के आगे कुछ भी ऐसा लिखना होगा, ऑब्वियसली मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो मैं लिखूंगा, तो पेपर में भी इसके आगे आप टाइम्स वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? इसको रिप्रेजेंट बस ऐसे ही, बस डिजिट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना? अच्छा, इसको लिख लेते हैं। इट मीन्स ड्यू टू 1% change in sales will result in 2% change in EBIT. It means due to 1% change in sales will result in 2% change in EBIT. अच्छा, मैंने ना यहाँ पे वर्ड चेंज यूज किया है, मतलब अगर सेल 1% से बढ़ती है तो EBIT 2% से बढ़ेगा, सेल अगर 1% से रिड्यूस होती है
तो लॉस भी मल्टीपल टाइम्स होगा, EBIT 2% से रिड्यूस करेगा। समझ आया? अच्छा, ये 1% 2% समझ आ गया? ऐसे में ही अगर अब मैं बोल दूं कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है, DOL 2 है, अब मैं आपको बोलूं किसी कंपनी की सेल 30% से इंक्रीज करी है, बताना इसका EBIT कितना इंक्रीज करेगा भी या नहीं? 60%। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? इसी तरीके से मैं यहां पे बोलूं किसी कंपनी की सेल आपके पास, अब स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में बात करो कि किस तरीके से, जैसे कई लोग कहते हैं ना यार नॉलेज के हिसाब से स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाना चाहिए, तो उनसे पूछो नॉलेज के हिसाब से कैसे, तो वो कहते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डेटा स्टडी करो। उनसे पूछो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कौन सा, समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं अभी? उनसे पूछो सर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसे स्टडी करूं, तो वो कहते हैं एक काम करो, इस कंपनी के ना पिछले 3-4 साल की, कम से कम 5 साल की प्रोजेक्शंस देख लो, पास्ट डेटा देख लो और उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रोजेक्शन लगा लो। समझ आया? अब मैं किसी कंपनी के पिछले 5 साल का P&L जो कि मनी कंट्रोल वगैरह पे ऑनलाइन अवेलेबल होता है, मैंने मान लो वो निकाला और उस पे मेरे को पता चला यार ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल में हर साल कंपनी ऑन एन एवरेज 2% से अपनी सेल हर साल बढ़ा रही है। मतलब जो अगला साल है, अगर पिछले 5 साल का ट्रेंड ऑन एन एवरेज 2% की सेल का इंक्रीज दिखा रहा है हर साल का, तो मतलब उससे अगले साल भी इतने परसेंटेज की ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। थोड़ा सा अपना प्लस माइनस लगा के मैंने कहा चलो 1% से तो सेल बढ़ेगी, तो अगर बेयर मिनिमम पे अगले साल की सेल 1% पे बढ़ सकती है तो मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा अपने कैलसी पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा कि उतना मल्टीपल टाइम्स, अगर इस कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है तो अगर 1 टाइम से इसकी सेल बढ़ती है तो 2 टाइम से EBIT बढ़ेगा, मतलब आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ेगा, आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में इसके शेयर की डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि लोग ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे। आज शेयर सस्ता चल रहा है, खरीद लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यहां पे मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग अलग चीज हो गई। ट्रेडिंग में ज्यादातर अदर फैक्टर्स को देखा जाता है, मार्केट परसेप्शन वगैरह वो सब चीजें। समझ आ रहा है आपको ये? अच्छा, इसके बाद अब यहां पे लिखो एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला। DOL is equal to existing contribution divided by existing EBIT, existing contribution divided by existing EBIT। अच्छा, कहीं आप जैसे कंफ्यूज ना हो जाओ, इन्होंने बोला तो मैं सोच रहा हूँ एक बारी मैं आपको बता ही दूँ यहाँ पे। जैसे कई बार मैं बीच में स्टॉक मार्केट की बातें करता रहता हूँ और करता भी रहूँगा क्योंकि सब्जेक्ट ही पूरा उससे लिंक्ड है, फाइनेंस का सब्जेक्ट है यहाँ तो हमारा पूरा, तो ना मैं वैसे साथ में बोलता भी रहूँगा। इन्वेस्टर ना 2 तरीकों के होते हैं, एक होता है ट्रेडर, जिसको कहीं ना कहीं हम स्पेकुलेटर भी बोलते हैं। ट्रेडर कौन होता है कि मैं आज पैसा लगा रहा हूँ, फटाफट प्रॉफिट कमा के एग्जिट मारो और फिर से अमाउंट लगाओ, प्रॉफिट कमाओ, एग्जिट मारो, ट्रेडर। और ट्रेडर लोग ज्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्राडे या फिर डिलीवरी ट्रेड भी करेंगे तो कुछ दिन वाला, ठीक है ना? समझ आया? और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म वाला होता है कि आज मैंने पैसे लगा के छोड़ दिए, जैसे पिछली क्लास में इन्फोसिस का पूरा बताया था, जो बंदा उसमें पैसे लगा के छोड़ दे और उसके बाद पैसों को बढ़ने के लिए छोड़ दे कि बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, जिसको कहते हैं ना डू नॉट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू, तो वो वाली चीज एक तरह से इन्वेस्टर करता है, ठीक है ना? तो अब एक चीज ना, यहीं पे मैं एक चीज बोलता हूं, जो ट्रेडर होता है ना, जो मार्केट में बस जल्दी 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 प्रॉफिट कमाना चाहता है या इंट्राडे ट्रेड होता है, वो फाइनेंशियल्स पे कम डिपेंडेंट होता है। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, P&L कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उस पर 0% डिपेंडेंट होता है, लेकिन बहुत कम डिपेंडेंट होता है। वो डिपेंडेंट ज्यादातर इस पे होता है कि किसी कंपनी, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, कि एक कंपनी का CEO नया आ गया और उस नए CEO का बड़ा नाम है, उस दिन उसके कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। येस बैंक के साथ हुआ था ये, उसका CEO का बहुत बड़ा इशू था, ठीक है ना? इसी तरीके से मोदी साहब ने आज कोई बात बोल दी, ठीक है, जिसका मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा या नहीं जाएगा, परसेप्शन है जाएगा, मार्केट बढ़ जाएगी। नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, फार्म लॉज वगैरह है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है मार्केट पे, क्या नहीं पड़ रहा, अकॉर्डिंगली उन चीजों का इंपैक्ट पड़ जाएगा। एक्चुअली में किसी के फाइनेंशियल अभी इंपैक्ट चाहे ना भी करे हो, वहां डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल दे जिसका इंपैक्ट पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है जाएगा, एक परसेप्शन क्रिएट हो गई मार्केट। मतलब किसी के कुछ बोलने की वजह से, वर्ल्ड लीडर्स के भी कुछ बोलने की वजह से अगर मार्केट में थोड़ा सा स्टर आता है, मार्केट इंपैक्ट कर जाती है। ये होते हैं अदर मार्केट फैक्टर्स, क्वालिटेटिव फैक्टर्स।
इनके बेसिस पर खेलना, पैसा कमाना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर करता है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो इन सारी चीजों को ज्यादा ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें कैसी होती हैं, आज हैं कल नहीं है। समझ आया? हो सकता है कल कुछ और हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप को तो आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, वो रोज ही पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आज हैं कल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल्स आज भी हैं कल भी रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फाइनेंशियल्स पे चलता है। ठीक है ना? तो मैं जैसे मैंने यहां पे बात करी, यहां पे मैंने एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी जो फाइनेंशियल्स को देख के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। समझ आया आपको? ये सभी को क्लियर है? मानसी क्या हो गया? समझ आया? चलो, लिवरेज का, हाँ, उसमें हट नहीं रहा है, उन्होंने लिमिट कर दिया है। जैसे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पे तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा लिमिट कर दिया। इक्विटी पे थोड़ा बहुत दे रहे हैं अभी, ब्रोकर टू ब्रोकर भी डिपेंड कर रहा है, और उनको सेबी ने पूरी एक रूलिंग निकाल दी है, सर्कुलर निकाल, 1 दिसंबर से एप्लीकेबल हो गया ये, बाय द वे। वो मैंने अभी आपको बताना है। ठीक है, जो लिवरेज का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये पहले बहुत ज्यादा लिवरेज मिला करता था स्टॉक एक्सचेंज में, ये अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, 1 दिसंबर से ही हुआ है ये, बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, अच्छा, अभी इसके बाद यहां पे, अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला समझाया नहीं है, समझाऊंगा। ठीक है ना? ये मैंने लिखवाया यहां पे फॉर्मूला इसलिए है, 99% क्वेश्चंस में आपका लगेगा यही वाला फॉर्मूला। तो सर इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के दूसरा फॉर्मूला समझा रहे थे, ये समझा देते। 99% क्वेश्चंस में आपका लगेगा ये फॉर्मूला, बट कॉन्सेप्ट उस फॉर्मूले से निकलता है, इसलिए मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले वो फॉर्मूला लिखवाना पड़ा। वैसे आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला ये वाला लगता है। ठीक है, लेकिन वो जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है ना, उसको भी प्लीज आपको करना है। उसका एक बात सुनो, अब वैसे तो आज एफएम का पेपर है, देखते हैं कैसा पेपर आता है। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 1-2 चैप्टर खत्म होने के बाद फिर वो पेपर डिस्कस करूंगा, ताकि कुछ समझ आए आपको कि क्या है। अच्छा, लेकिन पेपर ना, जैसे मई वाला अटेम्प्ट तो हमारा हुआ ही नहीं था, नवंबर 19 का जो अटेम्प्ट हुआ था ना, उसमें इन्होंने क्या किया, अब ना आपके स्टडी मैट में सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है परसेंटेज वाले फॉर्मूले से, बाकी सारे क्वेश्चन जो हमारे स्टडी मैट के भी है ना, वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे हैं। तो मेरी बुक भी उसी फॉर्मेट पे बनी हुई है, तो मैंने भी मोस्टली क्वेश्चंस इसी उस पे डाल रखे हैं। मेरी बुक में भी एक क्वेश्चन है परसेंटेज वाले फॉर्मूले पे। तो बच्चे ना परसेंटेज वाला फॉर्मूला आखिरी दिन में रिवाइज ही नहीं करते। पेपर में नालायकों ने स्ट्रेट अवे 2 चीजें लिखी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इसकी परसेंटेज दे दी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसकी भी परसेंटेज दे दी, और लिख दिया कैलकुलेट डीओएल, 5 नंबर का क्वेश्चन। करना क्या है, बस डिवाइड करना आंसर है। लेकिन इंस्टीट्यूट को मालूम है कि हमने क्वेश्चन तो डाले नहीं हुए, तो बच्चे रट के आएंगे, इसको पढ़ के नहीं आएंगे। समझ आया? और 5 नंबर का पहला क्वेश्चन फ्री, जिसको कहता है ना, ये तो इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रसाद था, ना टाइम लगना ना कुछ लगना, फॉर्मूला लिखना, आंसर लिखना, खत्म। समझ आया? तो इसलिए करना सब है, रिवाइज करते रहना इसको भी। ठीक है, चलो अभी इसके बाद हेडिंग डालिए, 3rd हेडिंग, इसको समझाना है अभी, तो वो मैं बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं। सॉरी, 3rd हेडिंग, एक मिनट, इससे पहले एक नोट लिखना है, सॉरी, डीओएल में एक नोट। डीओएल एग्जिस्ट ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट if there is no fixed cost, DOL will be 1. If there is no fixed cost, DOL will be 1. लिख लिया? अब सुनो, ये तो हमें पता चल गया कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट ही फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से करता है। ठीक है ना? उसी में ऑपरेटिंग लिवरेज का एलिमेंट है। अब मैं वैसे जनरली पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में भी आपको लिखवा दिया कि यहाँ पे कई बार जैसे हम लिखते हैं ना कि फिक्स्ड कॉस्ट मान लो नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट 0 है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? मैक्सिमम बच्चे आंसर दे देते हैं सर फिक्स्ड कॉस्ट 0 तो ऑपरेटिंग लिवरेज 0। अब आप एक बारी, मैं लॉजिक ही नहीं बताता, लॉजिक की बात भी ना करें, मैथमेटिकली यहाँ पे देखें, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, मान लो 1 मिनट के लिए मैं यहां से फिक्स कॉस्ट काट दूं, तो आपका यहां पे ईबीआईटी 40,000 आएगा, यहां पे आपका ईबीआईटी 60,000 आएगा, और यहां पे आपका ये कंट्रीब्यूशन में चेंज कितना, सॉरी ईबीआईटी में चेंज कितना आएगा? 20,000 का। कितने परसेंटेज का चेंज हो गया? 50%। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 50% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%, आंसर 1।
तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर 0 है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज सिंपल फॉर्मूले में भी अगर मैं पुट करूं तो 1 आएगा। ठीक है जी, बस ये नोट लिखवाना था। अब आप थर्ड हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। प्यार से बोल देंगे इसको हम डीएफएल। हो गया, लिख लिया यहां तक। अब इसमें लिखेंगे इट एग्जिस्ट, इट मीन्स द रिलेशनशिप which exist due to financing fixed cost that is interest. Formula DFL is equal to percentage change in EBT divided by percentage change in EBIT. अरे दीपा, तुम्हें तो बड़ा दुख हुआ होगा, टिकटॉक बैन हो गया। अच्छा फिर भी, अच्छा उस पर शुरू कर दिया आप। अरे टिकटॉक स्टार है हमारी क्लास की। कितने फॉलोअर्स थे उस पर तुम्हारे? लॉकडाउन लग गया, मोदी जी ने मना कर दिया, ना 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 इस चीज का प्रमोशन नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो ये YouTube पे अपलोड करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम रील्स शुरू कर देना। कितने फॉलोअर्स थे तुम्हारे उस पे टिकटॉक पे वैसे? वाह चलो एनीवे, इसके बाद एक एग्जांपल जैसे उसमें करा था ऑपरेटिंग लिवरेज में। जब ये लॉकडाउन लगा ना, पहले कुछ दिन तो बड़ा मजा आया होगा कि हाँ चलो ठीक है, इतना मतलब सारा टाइम काम 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 काम, तो मेरे को लगा भाई चलो रिलैक्स मिला है। लेकिन लग रहा था 21 दिन कट ही जाएंगे पहले वाले, लेकिन वो 5-6 दिन बाद ही अरे खत्म करवाओ यार इसको। तुम्हारा तो बनता ही है। हैं? अच्छा लिख लिया यहां तक। अब सुनो एक बारी, पहले वही फॉर्मूले का मतलब समझते हैं, फिर एग्जांपल पे आएंगे। जैसे हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वाला फॉर्मूला समझा, ऐसे ही यहां पे डिनोमिनेटर से समझा जाएगा। ईबीआईटी में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आ जाएगा। सिंपल इस तरीके से पढ़ा जाएगा। एक बारी इनकम स्टेटमेंट से इसको लिंक करते हैं। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। मतलब क्या था? सेल में कितना चेंज आएगा, यहां से सेल में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा। तो सेल्स से ईबीआईटी तक हम ऑपरेटिंग लिवरेज से आ चुके हैं, फाइनेंशियल लिवरेज में हम इसके आगे चल रहे हैं।
तो हम कह रहे हैं यहां से यहां तक की बात, ईबीआईटी से ईबीटी तक की बात, क्योंकि ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में इंटरेस्ट है जिसकी वजह से फाइनेंशियल लिवरेज है। तो हम कह रहे हैं ईबीआईटी में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट। समझ आया? क्लियर हुआ? तो सेल्स से ईबीआईटी ऑपरेटिंग लिवरेज, ईबीआईटी से ईबीटी फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर हो गया ये? अब इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं वही जो पहला एग्जांपल मैंने यहां पे खत्म किया था ना ऑपरेटिंग लिवरेज में, इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना। तो ईबीआईटी यहां पे 20,000 40,000 निकाला हुआ था हमने, इसी को कंटिन्यू करते हैं यहां पे। ईबीआईटी राधिका नींद में है पूरी, है ना? अरे तुम्हारा कॉलेज का क्या चल रहा है, तुम लोगों का जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स थे? चल रहे हैं मतलब आजकल? अच्छा हाँ, नहीं क्लासेस वगैरह, अच्छा क्लासेस वगैरह खत्म? हाँ जी, अच्छा ठीक है ठीक। तो ओपन बुक वाला और वो ऑनलाइन देना घर से ही, ओपन बुक है और घर से देना है, तो वो वाला सीन है क्या? वही 4.5 घंटे देंगे, 3 घंटे पेपर के, उसके बाद मार्क्स वो अपलोड कर दो। अबे यार, वैसे इससे बढ़िया तो यही था, ले जाओ सब ले जाओ 70%। सीएमए के भी ऐसे ही करवा देंगे, बताओ। कोचिंग वाले टीचर पीछे बिठा रखा है और सारे। अच्छा ये भी सही है यार, ये नहीं होंगे। चलो अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करते हैं। मान लो इंटरेस्ट की कितना अमाउंट रखें, 8,000 का अमाउंट रख लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि, ठीक है ना। मान लो 8,000 रुपए का इंटरेस्ट है, ये भी फिक्स रहेगा, चाहे 10,000 यूनिट्स चाहे ज्यादा यूनिट्स। तो यहां पे भी 8,000 का इंटरेस्ट, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। ईबीटी कितना आ जाएगा? 12,000, 32,000। पहले तो नहीं था ना इंटरेस्ट, मतलब हाँ जी, बाद आएगा ना इंटरेस्ट। नहीं मैंने कह दिया मान लो इंटरेस्ट है और वो सेम है, मान लो लोन ले रखा है, पहले भी इतना अब भी इतना, ठीक है ना। तो अब यहां पे ईबीटी में कितना चेंज आया? 20,000 का। कितने परसेंटेज का चेंज आया? 20,000 डिवाइडेड बाय 12,000। $166.67, राउंड ऑफ करके 167 ही लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। 167%। मतलब ईबीआईटी अगर 100% से बढ़ेगा तो आपका ईबीटी 167% से बढ़ेगा। समझ आया आपको ये? तो यहां पे अगर फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना चाहें, डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी जो कि 167% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो कि 100%, तो ये आ जाएगा 1.67। समझ आया? ये 1.67 का डीएफएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बता सकते हो? 1.67 का डीएफएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Due to 100% change in EBIT, the ईबीटी विल चेंज बाय, will change by 1.67 times. ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ईबीटी में, सॉरी, अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज आएगा तो आपका ईबीटी में 1.67% का चेंज आएगा, मल्टीपल टाइम चेंज आएगा। समझ आया? ईबीआईटी 1% से बढ़ा तो ईबीटी 1.67% से बढ़ेगा, ईबीआईटी 1% से कम हुआ तो ईबीटी 1.67% से कम हो जाएगा। समझ आया? इसी बात को लिख लेते हैं। इट मींस 1% change in EBIT will result in 1.67% change in EBT. It means 1% change in EBIT will result in 1.67% change in EBT. क्लियर हो गया? अभी टाइम है ना? है? हाँ ठीक है टाइम, मतलब अभी ठीक है। अब इसके नीचे एक नोट लिखो, इट एग्जिस्ट ड्यू टू इंटरेस्ट
if there is no interest, DFL will be कितना होगा 1. It exists due to interest. If there is no interest, DFL will be 1. लिख लिया. अब इसमें भी अगर किसी के मन में कंफ्यूजन हो, ऐसा क्यों, बड़ी सिंपल सी बात है. अगर यहां पे इंटरेस्ट नहीं है तो जो EBIT है वही आपका EBT आ जाएगा, वही यहां पे परसेंटेज चेंज आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर 1 आ जाएगा. ठीक है ना, समझ आया. तो ये आपके अभी तक DOL और DFL हो गए हैं. DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बस और रहता है. 13 मिनट्स रह गए थे ना, तो वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन क्लास नहीं खत्म कर रहा हूं, बस आपको इसका एक चीज रेफरेंस बता रहा हूं. ठीक है. अब यहां पे ना एक चीज पूछी जाती है कि सर ये DOL DFL का यूज क्या है हमारे लिए. तो फटाफट से एक बार आपको उसकी लिंकेज बता रहा हूं यहां पे कि इसका यूज क्या है DOL और DFL का प्रैक्टिकल मार्केट में. मान लो, अच्छा, हर कंपनी की ना एनुअल रिपोर्ट आती है, लिस्टेड कंपनीज की ज्यादातर. ठीक है ना. एक तो होते हैं सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स कि P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बनाना. एनुअल रिपोर्ट में सारी डिटेल्स होती हैं कि क्या कैलकुलेशन लगाई हैं, जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर्स पढ़ते हो वो सारे डिस्क्लोजर्स एनुअल रिपोर्ट में दिए जाते हैं. और इसी एनुअल रिपोर्ट में DOL DFL वगैरह का भी डेटा एक कंपनी को रिप्रेजेंट करके देना पड़ता है. ठीक है ना. अब आप अपने आप को एक पोटेंशियल इन्वेस्टर मान लो, मतलब आपने इस कंपनी में पैसा लगाया नहीं है, लगाने का सोच रहे हो, और आप हो इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए. तो आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना चाहते हो, कहां यूज आएगा इनका. देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है. ये एक कंपनी की यहां पे मैं बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है. अगर आपको पता चले कि किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उस कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कुछ प्रोपोर्शन वो कंपनी उस प्रॉफिट में से रिटेन्ड अर्निंग्स में बचाएगी. वो रिटेन्ड अर्निंग्स जितनी ज्यादा होंगी, इसी यहां पे लायबिलिटीज लिखते हैं, इसी पैसे को अल्टीमेटली एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो कंपनी यहां पे एसेट में इन्वेस्ट करेगी. ठीक है. अब यहां पे मैं लिंकेज आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे 1 मिनट के लिए चलो प्रॉफिट की बात ही छोड़ देते हैं, मैं तो यहां पे जनरल छोटी बात कर लेता हूं टाइम के हिसाब से. अभी आज आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, तो आप सोचना चाह रहे हैं कि आज अगर मैंने इस कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाया तो इस कंपनी का यहां पे इक्विटी बढ़ेगा. कंपनी का अगर यहां पे इक्विटी बढ़ेगा तो इस कंपनी के यहां पे एसेट बढ़ जाएंगे. समझ आ रहे. जितना ज्यादा पैसा कंपनी के पास पहुंचेगा उतना ज्यादा पैसा कंपनी अपने एसेट्स में लगा पाएगी. जितने ज्यादा कंपनी के यहां पे एसेट बढ़ेंगे तो प्रोबेबल चांस है कंपनी उतनी ज्यादा यहां पे प्रोडक्शन कर पाएगी या सर्विस रेंडर कर पाएगी. जितनी ज्यादा कंपनी यहां पे प्रोडक्शन कर पाएगी या सर्विस रेंडर कर पाएगी, कंपनी की सेल उतनी ज्यादा होने के चांसेस हैं. ठीक है. जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाने के चांसेस हैं. सिंपल लिंकेज है भैया. और एक बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा वो एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है जो कि लगातार, चाहे थोड़े परसेंटेज से ही सही, लेकिन जिसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो. फॉलिंग प्रॉफिट की कंपनी में कोई नहीं पैसा लगाना चाहेगा लॉन्ग टर्म के लिए. समझ आया आपको ये. अब एक सिंपल सी चीज, यहां पे आप एक कंपटीशन लगाना चाह रहे हो. आप कह रहे हो अगर मैंने अपना 100 रुपया, एग्जाम्पल है छोटा सा, अगर 100 रुपए की अगर इक्विटी खरीदी तो कंपनी के पास 100 रुपए से पैसा बढ़ेगा. कंपनी का इतने से एसेट बढ़ सकता है, इतने से एसेट बढ़ सकता है, तो कंपनी की प्रोडक्शन कितने से बढ़ सकती है. कंपनी ये डेटा अपनी एनालिटिकल डेटा एनुअल रिपोर्ट में देती है कि कितने एसेट से हम कितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी बिल्डअप हुई है. जो आप कॉस्टिंग में पढ़ते आए हो, थ्योरेटिकल कैपेसिटी कितनी है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी पे हमने एक्चुअल काम किया है, जिससे एनालाइज किया जाता है कि कितनी प्रोडक्शन कंपनी कर पाएगी, जिससे अल्टीमेटली एक एनालिसिस निकलता है कि कितने प्रोपोर्शन से एसेट बढ़ते हैं कंपनी के, तो कितने प्रोपोर्शन से कंपनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती है. समझ आया. वहां से कंपनी की डिमांड की कितने सेल होगी. एक बार ही आपके पास अगर सेल का डेटा आ गया तो आप सीधा फोरकास्ट कर सकते हो कि अगर अगले साल इस कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाया 100 रुपया, तो कितने से एसेट बढ़ेंगे, कितने से प्रोडक्शन बढ़ेगी और कितने से सेल बढ़ेगी. एक बार ही अगर आपके पास यहां पे एग्जांपल के लिए आ गया कंपनी की सेल 2% से बढ़ सकती है, तो और मान लो मैं कहूं इस कंपनी का DOL 5 है, इसका मतलब अब आपको कोई पूरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट अपने हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है. फटाफट कंपटीशन है. सेल अगर 2% से बढ़ सकती है अगले साल, मतलब कंपनी का EBIT 10% से बढ़ेगा अगले साल. 100 रुपए लगाने से. समझ आया. सभी को क्लियर हो रहा है ये.
दीपा क्या हो गया, समझ नहीं आया? आ गया? तो अगर DOL 5 है और इस सारे एनालिसिस से मेरे को पता लगा कि सेल 2% से बढ़ सकती है, मतलब अगले साल EBIT 10% से बढ़ सकता है इस कंपनी का, और मैं कहूं यहीं पे DFL आपका 3 है, DFL 3 है, DFL का मतलब क्या होता है, EBIT में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से EBT में कितना चेंज आएगा। तो अगर EBIT 10% से बढ़ेगा तो EBT कितने परसेंट से बढ़ेगा? 30% से। समझ आया? कंपनी के पास आपके पास कंपनी की प्रेजेंट ईयर की एनुअल रिपोर्ट थी, उसमें प्रेजेंट EBIT तो होगा, आपके पास प्रेजेंट EBT तो होगा, उसमें दिया होगा, मान लो वो 200 रुपए दिया हुआ है, तो आपको कोई पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास सीधा एस्टीमेट आएगा, आज का EBT 200 रुपए है, अगले साल मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एज पर DOL एंड DFL ऑफ द कंपनी अगले साल का EBT इसका 130% हो जाएगा। आगे टैक्स तो आपको पता ही है 30%, वो माइनस करो, आपके पास सीधा अगले साल का EAT वगैरह का एस्टीमेट, EPS का एस्टीमेट आप सीधा सीधा लगा सकते हो। EPS अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, हर एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है। मतलब आपके पास सीधा इस लिंकेज से मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, DOL DFL की हेल्प से आप सीधा एक एस्टीमेट लगा पाए कि आज अगर एक शेयर में पैसा लगाता हूं तो अगले साल कंपनी मेरे उस एक शेयर पे मेरे लिए कमाएगी कितना, दैट इज EPS। समझ आया आपको ये? अब यहां पे आपके मन में ये भी आ सकता है, सर इतना करने की क्या जरूरत थी, पूरी इनकम स्टेटमेंट बना लेता। क्या आपको लगता है आप घर बैठ के पूरी कंपनी का P&L बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो, जो वहां की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम ने बनाया है? बड़ा मुश्किल है। समझ आया? इस तरीके के शॉर्ट डेटा से एनालिसिस निकाला जाता है सिर्फ। आई गेस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रैक्टिकली लिंक कर पा रहे हो इसका कहां पे क्या यूज आता है। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कॉन्सेप्ट अब आपका सिर्फ 5-7 मिनट का इस चैप्टर का रह गया है, DCL वाला छोटा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना।